अध्याय 651। हे भगवान, इतने सारे उड़ने वाले जहाज! कुछ लोग सदमे में अपने बाल जोर से खींच रहे थे तथा उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई थी। वाम्पुआ कबीले के 100 उड़ने वाले जहाज सभी दिशाओं से उड़कर आए। वह कैसा दृश्य था! सैकड़ों उड़ते जहाज पूरी तरह से अस्पष्ट थे, मानो कोई प्रलयंकारी युद्ध छिड़ने वाला हो। इतने सारे उड़ते जहाजों ने पूरे आकाश को अंधेरे में ढक दिया, जिससे विशाल स्टार गेजिंग सिटी छाया में ढक गई। सबने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। सैकड़ों उड़ते जहाजों का दृश्यात्मक दबाव अवर्णनीय था। वे उड़ते हुए जहाजों को आकाश में धीरे धीरे उड़ते हुए भी देख सकते थे, और वे उड़ते हुए जहाजों के तल पर लगे रंग को भी देख सकते थे। एक घुटन भरा दबाव सबके दिलों पर छाया की तरह छा गया। वे 9वीं राजकुमारी भी दंग रह गई। उसने अंत में घटनाओं के ऐसे अविश्वसनीय मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। जुआन किंगजू का चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था। उसे डर था कि ये उड़ने वाले जहाज सचमुच हथियारों से भरे होंगे। अगर ऐसा होता तो क्या उसके पहले कहे गए कठोर शब्द उसके मुंह पर जोरदार तमाचे में नहीं बदल जाते? और तो और, उसने थप्पड़ इतनी तेजी से मारा था मानो उसके शब्द अभी भी हवा में तैर रहे हों। पहला जहाज, जो घंटाघर के सबसे नजदीक था, उस पर एक महिला बैठी थी जिसने काला घूंघट पहना हुआ था। महिला ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोली, युवा मास्टर जियांगरू, मैं देर से तो नहीं आई हूं? जियांगरू? वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। यह पता चला कि वाम्पुआ अभिजात वर्ग कबीले राजकुमारी के लिए नहीं आया था, बल्कि राजकुमारी के बगल में खड़े आदमी के लिए आया था। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सही समय है। काले घूंघट वाली महिला ने कहा, इस बार हमारा हंगामा थोड़ा बड़ा है, कृपया बुरा न माने युवा मास्टर जियांगरू। मेरे वाम्पुआ अभिजात वर्ग कबीले को पता चला कि युवा मास्टर जियांगरू को हथियारों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने रातों रात 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के हथियार भंडार से आध्यात्मिक हथियार स्थानांतरित कर दिए। यहाँ कुल 100 उड़ने वाले जहाज हैं। प्रत्येक उड़ने वाले जहाज में 1000 आत्मिक हथियार हैं। कुल मिलाकर 1,00,000 स्पिरिट हथियार 2 आर्मामेंट फ्लाइंग शिप के पूरे भंडार को इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल सही समय पर। युवा मास्टर जियांगरू, क्या आप उन्हें गिनना चाहते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। वाम्पुआ कबीला हमेशा ईमानदार रहा है। हर कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता था। 1,00,000 आत्मा हथियार, यह 40,000 युआन की शर्त से पूरे 60,000 युआन ज्यादा था। हर कोई पहले से ही यह अनुमान लगाने लगा था कि इस जियांगरू की पहचान किस प्रकार की है और वाम्पुआ अभिजात वर्ग कबीला इतना हंगामा क्यों कर सकता है। 9वीं राजकुमारी भी अर्जुन को घूरती रही। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह रहस्यमय जियांगरू उसकी नजरों में अविश्वसनीय होता जा रहा है। वाम्पुआ कबीले, जुआन किंगजू अचानक बोली। उसने काले घूंघट वाली औरत को घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो? स्वर्गीय गहन संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय वास्तव में शक्तिशाली हैं। हमारा वाम्पुआ अभिजात वर्ग कबीला उन्हें आसानी से भड़काने को तैयार नहीं है। काले घूंघट वाली महिला ने हंसते हुए कहा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके और यंग मास्टर जियांगरू के बीच चुनाव करूं, तो मेरा वाम्पुआ अभिजात कबीला यंग मास्टर जियांगरू को चुनने के लिए और भी अधिक इच्छुक है। उसका चेहरा तुम्हारे दोनों संप्रदायों से भी अधिक है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दृश्य पूरी तरह शांत हो गया। जुआन किंगजू ने अविश्वास से अर्जुन को देखा और आश्चर्य से कहा, आप वास्तव में कौन हैं? अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा, सिर्फ एक विद्वान। जुआन किंगजू ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने काले घूंघट वाली महिला को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करने से हमारे गहन आकाश संप्रदाय को ठेस पहुंचेगी? काले घूंघट वाली महिला का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने उदासीनता से कहा, आपको अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है
जो हमारे वाम्पोआ कबीले को धमकी देने का साहस कर सके। जुआन किंगजू अवाक रह गई। असल में वह उस काले घूंघट वाली महिला का खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सभी ने कहा कि वाम्पोआ अभिजात वर्ग कबीले की संपत्ति एक बड़े साम्राज्य के बराबर थी। हालांकि रहस्यमय परिवार क्या था? दुनिया भर में वाम्पोआ अभिजात वर्ग के कबीले के बारे में अटकलें तो बस एक झलक थीं। कोई नहीं जानता था कि यह रहस्यमय अभिजात वर्ग कबीला कितना शक्तिशाली था। इसकी ऊर्जा पहले से ही इतनी महान थी कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय भी इसके सामने अचंभित हो जाता। युवा गुरु जियांगरू, काले घूंघट वाली महिला ने अर्जुन की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, जो आप चाहते थे वह हम पहले ही दे चुके हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। हम आज यहां इकट्ठा नहीं होंगे। हम अपने समझौते के अनुसार इन हथियारों को 9 फिर्मामेंट्स इंपीरियल पैलेस तक पहुंचा देंगे। युवा मास्टर जियांगरू, बाद में मिलते हैं। अर्जुन ने काले घूंघट वाली महिला की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, बाद में मिलते हैं। आकाश और सूर्य को ढकने वाले सैकड़ों उड़ने वाले जहाज तेजी से आए और चले गए और एक क्षण में वे विलुप्त हो गए। जब आकाश पुनः नीला हो गया और सफेद बादल पुनः सार्वजनिक दृश्य में दिखाई देने लगे, तो असंख्य उड़ते जहाजों के कारण उत्पन्न दृश्य आघात अभी भी विद्यमान प्रतीत हुआ। ऐसा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वाम्पोआ कबीला ही कर सकता है। 9वीं राजकुमारी इतनी उत्साहित थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पिछले कुछ दिनों के अनुभवों ने उसे बार बार यह एहसास दिलाया था कि उसकी समझदारी बार बार पलट गई है। बड़े किंगजू, मुझे डर है कि आप यह तीसरा प्रश्न भूल गए हैं। अर्जुन ने जुआन किंगजू की ओर देखते हुए मुस्कुराया। इस समय किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब तक वे बोलते बस हंगामा करते। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह गहन आकाश संप्रदाय को ठेस पहुंचाए। जुआन किंगजू ने अपनी खूबसूरत आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली, फिर आंखें खोलीं और बोली, तुम जीत गईं। अभी आखिरी 2 सवाल बाकी हैं। बड़े किंगजू, कृपया प्रश्न पूछें, अर्जुन ने कहा। अनगिनत दर्शक उत्साहित थे। चौथा प्रश्न इतना रोमांचक कैसे हो सकता है? जुआन किंगजू ने अर्जुन को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और सिर हिलाया। ठीक है, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारे हाथों में पड़ जाऊंगा। चौथे प्रश्न के लिए मुझे आपसे एक प्राचीन श्रेणी का राक्षसी पशु लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह प्राचीन श्रेणी का राक्षसी पशु किसी अवतार के रूप में होना चाहिए और यह ज्ञात भी है। यह इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्ज है। मैं तुम्हें 10 दिन का समय दूंगा। यह सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। 9वीं राजकुमारी ने गुस्से से कहा, तुम बकवास कर रहे हो। प्राचीन राक्षसी जानवर, ये कम से कम 1 लाख साल पहले की राक्षसी जाति है। कौन सी राक्षसी जाति इतने लंबे समय तक जीवित रह सकती है? आपका अनुरोध बिल्कुल अनुचित है। यद्यपि भीड़ ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वे सब इस बात पर गहराई से विश्वास करते थे। 1 लाख साल पहले के राक्षसों का ऐतिहासिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना जरूरी था। वे उन्हें कहां पा सकते थे? कौन 1 लाख साल तक जीवित रह सकता था? क्यों नहीं? जुआन किंगजू की आंखों में एक तेज चमक चमकी जब उसने कहा, मैं 1 लाख शाम 1000 साल पहले के राक्षस जाति के विशेषज्ञों में से एक को ढूंढ सकता हूं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक विशेषज्ञ ढूंढूं ताकि तुम उसे देख सको? जरूरत नहीं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, गहन आकाश संप्रदाय ने एक प्राचीन युद्ध कब्र खोदी है। मुझे लगता है कि हमें एक दानव विशेषज्ञ मिला है जो उस युद्ध कब्र में 1000 से भी ज्यादा सालों से सो रहा है। मुझे लगता है कि गहन आकाश संप्रदाय का अर्ध राक्षस शरीर भी उस राक्षस विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया गया था, या यह उस राक्षस विशेषज्ञ से प्रेरित था? जुआन किंगजू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इससे अब आपको कोई चिंता नहीं होगी। चूंकि मैं प्राचीन युग की राक्षस जाति को ढूंढ सकता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरा प्रश्न अनुचित नहीं है। युवा मास्टर जियांगरू, अब यह आप पर निर्भर है।
मैं आपको सलाह देता हूं कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके हार स्वीकार कर लें। अर्जुन ने कहा, मैंने कहा था कि 9 आकाशमंडल महाद्वीप में मैं जो करना चाहता हूं उसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते और न ही गहन आकाश संप्रदाय ऐसा कर सकता है। कठोर मुंह जुआन किंगजू ने हौंसते हुए कहा, तो मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। 10 दिन बाद कृपया प्राचीन राक्षस जाति के विशेषज्ञों को यहां ले आना। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम एक दूसरे से मिल नहीं लेते। अध्याय 652। रात में 9 फर्मामेंट इंपीरियल पैलेस में अर्जुन ने 9वीं राजकुमारी को शयन कक्ष तक पहुंचाया। 9वीं राजकुमारी पहले राजकुमार के महल में आयोजित भोज से लौटकर बहुत अच्छे मूड में थी। उसने खूब शराब पी। सबसे पहले राजकुमारी और बाकी लोगों ने लगातार 3 सवाल हल कर लिए। 9वीं राजकुमारी को तो राहत मिली ही, पहले राजकुमार को भी राहत मिली। वह हमेशा से ही गहन आकाश संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय से दबा हुआ था। आज आखिरकार उसने गुस्से से मुंह फुला लिया। दूसरे 9 फर्मामेंट्स इंपीरियल कबीले ने व्यर्थ में 100,000 से अधिक आध्यात्मिक हथियार प्राप्त कर लिए थे और प्रथम राजकुमार और भी अधिक खुश था। इसने एक महल भोज का आयोजन किया और हाउतियन शाही वंश की 9वीं राजकुमारी और युवराज के युवा गुरु जियांगरू को आमंत्रित किया। महल वापस जाते समय अर्जुन को अभी भी याद था कि भोज समाप्त होने पर प्रथम राजकुमार ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए ईमानदारी से क्या कहा था। प्रथम राजकुमार ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस बार 9वीं राजकुमारी द्वारा लाया गया सबसे मूल्यवान उपहार न तो अतुलनीय रूप से बड़ा चमकदार मोती था और न ही 2 मानक आयुध जहाजों के हथियार थे, बल्कि जियांगरू था। इस प्रशंसा से न केवल अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इससे उसे गहरी चिंता भी हुई। यह स्पष्ट था, प्रथम राजकुमार ने अर्जुन को बहुत महत्व दिया था। वह न केवल 9वीं राजकुमारी को छोड़ना चाहता था, बल्कि अर्जुन को भी पीछे छोड़ना चाहता था, ताकि अर्जुन उसके 9 फर्मामेंट्स शाही कुल की सहायता कर सके और 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप पर उनकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सके। इसके बहुत गंभीर परिणाम हुए हैं। शायद पहले राजकुमार ने 9वीं राजकुमारी को छोड़ने की जिद नहीं की थी, लेकिन अब भले ही सिर्फ शियांगरू को छोड़ना ही क्यों न हो, उसे 9वीं राजकुमारी को छोड़ना ही था। वह शियांगरू को 9वीं राजकुमारी के दहेज के रूप में हर हाल में स्वीकार करना चाहता था। कौन ऐसी प्रतिभा नहीं चाहेगा जो आकाश गहन संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय के दोहरे दमन के तहत 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में अभी भी 100,000 आत्मा हथियार प्राप्त कर सके। अर्जुन ने लाल चेहरे वाली 9वीं राजकुमारी को देखा और बहुत दोषी महसूस किया। उसने मन ही मन आह भरी, राजकुमारी, मुझे नहीं पता कि मैंने आपकी मदद की या आपको नुकसान पहुंचाया। हालांकि 9वीं राजकुमारी ने बहुत पी लिया था, फिर भी उसका मन शांत था। अर्जुन द्वारा नीचे उतरने से पहले उसने कहा, जुआन किंगजू के प्रश्न और भी कठिन होते जा रहे हैं। हथियार आप अभी भी लोगों को ढूंढ सकते हैं, पैसे बदल सकते हैं, उन्हें प्राप्त करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम प्राचीन स्तर के राक्षस कहां ढूंढेंगे? अर्जुन ने 9वीं राजकुमारी की पीठ थपथपाई और कहा, जल्दी सो जाओ, ये समस्याएं मुझ पर छोड़ दो। 9वीं राजकुमारी मुलायम तकिए पर लेट गई और अर्जुन को देखकर मुस्कुराई। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने कहा, जियांगरू, तुम्हारा यहां आना बहुत अच्छा है। अर्जुन मुस्कुराई और उसे कुछ देर तक सहलाती रही। जब वह धीरे धीरे सो गई तो वह चला गया। रात थोड़ी ठंडी थी। आंगन में खड़े होकर अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, लगभग सर्दी आ गई है। उसने धीरे से सांस छोड़ी और ऊपर कूद गया। उसने आसमान पर कदम रखा और वाम्पुआ अभिजात वर्ग के कबीले की जागीर में जा पहुंचा। वाम्पुआ रुयान के बौडोय की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। जब अर्जुन जागीर के ऊपर पहुंचा
तो पहरेदारों की 2 टीमें पहले ही उड़ते हुए राक्षसी जानवरों पर टूट पड़ी थीं। पहले तो वे घुसपैठिए को जोर से डांटना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह अर्जुन है, तो उन्होंने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, युवा मास्टर जियांग, यह आप ही हैं। मिस लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और दरवाजे पर उतरते हुए कहा, मिस रुयान, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कमरे के अंदर से एक हल्की हम की आवाज आई। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुई। मिस रुयान अपने चेहरे पर थकान के भाव लिए परिवार के कागजात निपटा रही थीं। बड़े लोग बहुत व्यस्त हैं, इतनी देर रात तक भी जाग रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराई और बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली। लेडी रुयान ने अर्जुन को तिरस्कारपूर्वक घूरते हुए कहा, युवा मास्टर आ गए हैं। मुझे आशा है कि युवा मास्टर जियांग मुझे दूर से आपका स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा करेंगे। अर्जुन को पता था कि वह खुद को चोट पहुंचा रही है, इसलिए उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। मुझे मिस रुयान से निपटने के लिए उकसावे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, इसलिए गुस्सा मत हो। लेडी रुयान ने आ भरते हुए कहा, आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि मैं दुखी क्यों हूं। मैं दुखी हूं इसलिए नहीं कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि आप मेरे साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं और 9वीं राजकुमारी के साथ अपने जैसा व्यवहार करते हैं। युवा मास्टर जियांग, हम दोनों के बीच इतनी दूरी कब आ गई? जब अर्जुन से पूछा गया तो वह अवाक रह गया। क्या तुम्हें याद है कि हमने ब्लैक रॉक सिटी के बांस के जंगल में शराब पी थी? मिस रुयान ने कहा। क्या तुम्हें याद है जब वांग कबीले ने तुम्हें हताशा में धकेल दिया था और मुझे शियाओ युएर की बीमारी के कारण जमीन पर गिरा दिया गया था? उस समय हम दोनों ही दुखी लोग थे। हम एक दूसरे पर निर्भर थे और एक दूसरे पर भरोसा करते थे। हम अपना जीवन एक दूसरे को सौंपने को तैयार थे। लेकिन अब आप दूसरों को मुझसे निपटने में मदद कर रहे हैं। जब अर्जुन ने उसकी यह बात सुनी तो उसे बहुत ग्लानि हुई। उसने जल्दी से कहा, मिस रुयान, आपने सचमुच गलत समझा। उस समय मेरा इरादा आपको या वाम्पुआ अभिजात वर्ग के कबीले को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि मेरी यात्रा हाउतियन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। मैं यह निर्णय लेने से खुद को नहीं रोक सकता। तो फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मिस रुयान ने अर्जुन को गंभीरता से देखा और कहा, अगर तुम्हें हथियार चाहिए तो कह दो, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तुम्हें जरा भी उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बहन की जान बचाई। मेरी बहन का जीवन अमूल्य है। 1 लाख आध्यात्मिक हथियारों की तो बात ही छोड़ो। अगर तुम्हें 10 लाख आध्यात्मिक हथियार भी चाहिए तो भी मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह जानता था कि अब कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए वह सिर्फ माफी ही मांग सकता था। मिस रुयान ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपको 9वीं राजकुमारी पसंद है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, वह एक भोली और मासूम लड़की है। दरअसल मुझे उससे सहानुभूति है, लेकिन मैं उसे पसंद भी करता हूं। रुयान ने कहा, क्या यह पुरुष और महिला के बीच का प्रेम है? अर्जुन दंग रह गई और मुस्कुराई। मिस रुयान, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे राजकुमारी पसंद है। मैं उसके साथ बहन जैसा व्यवहार करती हूं। मेरे मन में और कोई विचलित करने वाला विचार कैसे आ सकता है? यह सुनकर मिस रुयान ने ओह कहा और उसके चेहरे पर छाए काले बादल तुरंत छंट गए और वह फिर से खुश हो गई। अर्जुन को मन ही मन अजीब सा महसूस हुआ। अभी अभी उसके चेहरे पर एक उदास भाव था, लेकिन अब वह अचानक फिर से बदल गई थी। औरतें सचमुच दुनिया की सबसे अप्रत्याशित प्राणी होती हैं। एक क्षण के लिए तो उन दोनों को बात करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वे कमरे में बैठ गए और एक शब्द भी नहीं बोले। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस एक कप चाय पीता रहा। थोड़ी देर बाद
मिस रुयान ने ठहाका लगाकर गतिरोध तोड़ा। वह मुस्कुराई और बोली, लगता है मुझे व्यापार की, यहां तक कि लोगों की भी अच्छी समझ है। मैंने पहले ही कहा था कि युवा मास्टर जियांग भविष्य में निश्चित रूप से असाधारण बनेंगे। तथ्य मेरी बात की पुष्टि करते हैं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह कहाँ है? क्या यह मिस रुयान की मदद की वजह से नहीं है? शुरू से ही आप मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन अब भी आप मेरी मदद कर रहे हैं। अंत में मैंने आपकी ज्यादा मदद नहीं की। मिस रुयान ने कहा, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूं, धन, प्रतिष्ठा और सब कुछ। मुझ में बस एक ही चीज की कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अर्जुन ने जल्दी से पूछा, बस कह दो, मैं आग और पानी से गुजर जाऊंगा। तुम्हें आग और पानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। रुयान थोड़ा शर्मा गई और बोली, मुझे अभी भी पति की कमी है। अर्जुन की ने कहा, तो फिर आपको कौन सा युवा गुरु पसंद है? मुझे बताइए, मैं इस बारे में बात करने में आपकी मदद कर सकता हूं। मिस रुयान ने अर्जुन को गंभीरता से देखा और कहा, युवा मास्टर जियांग, क्या आप वास्तव में एक एल्म बम्प हैं? क्या आप अभी भी मेरे दिल को नहीं समझते हैं? अध्याय 653। अर्जुन दंग रह गया। मिस रुयान, मैं एक अशुभ व्यक्ति हूं। मेरे साथ चाहे कोई भी हो, उसका अंत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे आगे जो करना है उसके कारण मैं निश्चित रूप से और अधिक लोगों से दुश्मनी जारी रखूंगा। मैं इन सब से नहीं डरता, रुयान ने जल्दी से कहा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि मेरी समस्याओं के कारण वे लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे जिनकी मुझे परवाह है। आप एक व्यापारी हैं। आपको अपने और मेरे बीच के मजबूत रिश्ते को समझना चाहिए। मेरे जैसे लोग किसी व्यापारिक परिवार को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। मैं आपके लिए बस अंतहीन दुश्मन ही ला सकता हूं। क्या आप मुझे अस्वीकार कर रहे हैं? मिस रुयान ने पूछा। मैंने खुद को नकार दिया, अर्जुन ने कहा। मैंने एक बार कसम खाई थी कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करूंगी जिसकी मुझे परवाह है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसके अलावा मेरे दिल में अभी भी एक रंजिश है। अगर मैं अपना बदला नहीं लेता तो मेरा प्यार करने का मन नहीं करेगा। क्या यह वांग कबीला है? रुयान ने जल्दी से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। वे ज्यादा ताकतवर दुश्मन हैं। मिस रुयान, मेरे लिए मुश्किलें मत बढ़ाइए। मैं कुछ नहीं कहूंगा। रुयान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर किसी दिन तुम्हें बदला लेना हो तो क्या तुम किसी प्यारी औरत को ढूंढने पर विचार कर सकते हो? उस समय क्या मैं तुम्हारा निशाना बन सकता हूं? अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से उत्तर दे सकता हूं। मिस रुयान के बारे में मेरी अच्छी धारणा बहुत मजबूत है। रुयान खुश हुआ और बोला, यह सौदा पक्का है। जब तुम्हें अपना बदला मिल जाए तो तुम मुझ पर विचार करना। अर्जुन ने चाय पीने के लिए सिर नीचे किया। दरअसल उसके दिल में हमेशा से एक चिंता थी। इस जिंदगी में वह किसी और उच्च पदस्थ महिला को नहीं पाना चाहता था। अगर वह सचमुच किसी औरत से शादी करना भी चाहता था तो वह बस एक साधारण परिवार की औरत ढूंढकर एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता था। उसके पास न तो इतनी सारी योजनाएं थीं और न ही जिम्मेदारियां। अपने पिछले जन्म में अर्जुन जानता था कि विशेष पहचान और उच्च पद वाली महिलाएं साधारण नहीं होती। ऐसी महिलाएं बेहद शक्तिशाली होती हैं। अर्जुन जानता था कि यह वह छाया थी जो जुआन किंगजू ने उस पर डाली थी और उसने पूर्वाग्रह पैदा किया था। लेकिन चूंकि यह पूर्वाग्रह था, इसलिए इसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि आज उसके संपर्क में आने वाली सभी महिलाएं ऐसी ही थीं। वहाम्पोआ अभिजात वर्ग कबीले की मिस रुयान से लेकर स्वर्गीय शैतान पंथ की स्वप्न तितली से लेकर नौ फर्मामेंट शाही कबीले की राजकुमारी तक। क्या मेरे भाग्य में एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीने के लिए कुछ नहीं लिखा है? अर्जुन ने स्वयं से पूछा। ठीक है। मिस हुआंगपू ने कुछ सोचा और पूछा, तो फिर तुम जुआन किंगजू द्वारा दिए गए चौथे परीक्षा प्रश्न को कैसे हल करोगे? आकाश के नीचे प्राचीन युग की राक्षस जाति का अस्तित्व कहाँ है?
क्या आपने सोचा है कि इस मामले से कैसे निपटा जाए? अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं एक प्राचीन दानव को जानती हूं, लेकिन उसे 9 आकाशमंडल महाद्वीप से व्यक्तिगत द्वेष है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मेरी मदद करेगी। बहुत समय पहले रेगिस्तान की रानी राक्षसों और मनुष्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अकेले ही 9 आकाशीय महाद्वीप पर आई थी। यहीं पर उसे षड्यंत्र रचकर अनगिनत वर्षों की यातना सहने के लिए शैतानी सागर में फेंक दिया गया था। यद्यपि उसे रानी का उपकारक माना जा सकता था, लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं था कि रानी इतने छोटे से उपकार के लिए फिर से 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप में आएगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। रुयान ने एक पल सोचा और कहा, मुझे नहीं पता कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है। मैं केवल इतना जानता हूं कि कुछ रेगिस्तान बहुत बड़े हैं, लेकिन कौन बड़ा है यह अज्ञात है। हालांकि मुझे पता है कि दक्षिणी डोमेन में सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, जो दक्षिणी डोमेन के राक्षसी जानवर महाद्वीप पर स्थित है। राक्षसी जानवर महाद्वीप? अर्जुन के दिमाग में एक हल्की सी रोशनी कौंधी। वह इस महाद्वीप के बारे में जानता था। राक्षसी पशु महाद्वीप एक महाद्वीपीय पठार था जिस पर राक्षसी पशु गर्व करते थे। उस पर ज्यादा मनुष्य नहीं थे और पूरा महाद्वीप राक्षस जाति के नियंत्रण में था। मानव दुनिया के महाद्वीप पर स्पष्ट सीमाएं थीं और राक्षसी जानवर महाद्वीप में कोई तथाकथित देश नहीं थे, केवल जातीय क्षेत्र थे। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि रेगिस्तान की रानी के राक्षसी जानवर महाद्वीप में जाने की संभावना बहुत अधिक थी। अगर तुम राक्षसी पशु महाद्वीप जाना चाहती हो, तो तुम्हें 9 फर्मामेंट शाही कबीले से मदद मांगनी होगी। मुझे पता है कि उनके पास एक विशेष टेलीपोर्टेशन एरे है जो राक्षसी पशु महाद्वीप तक ले जाता है, मिस रुयान ने कहा। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपके साथ एक टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित करूं? मुझे प्राचीन युग की राक्षस जाति को खोजने के तुरंत बाद वापस आना होगा। तुम्हें पता है कि टेलीपोर्टेशन संरचना कैसे स्थापित की जाती है? रुयान चौंक गया। यह आंगन में है। अर्जुन मुस्कुराया और रुयान के साथ बाहर चला गया। उस सुंदर प्रांगण में अर्जुन ने अपनी उंगली से जमीन पर तेजी से एक टेलीपोर्टेशन सरणी का आरेख लिखा। एक बार जब आरेख बन गया तो वह प्रकाश से टिमटिमाया और जमीन में गायब हो गया। मिस रुयान ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को आम तौर पर आम लोगों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति नहीं होती। आपके लिए उन्हें मेरे साथ स्थापित करना अधिक सुरक्षित है। मिस रुयान, अब मैं विदा लेता हूं। जुआन किंगजू ने मुझे 10 दिन का समय दिया है। मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता। अर्जुन ने रुयान की ओर मुट्ठियां भींची, फिर एक प्रकाश की किरण में बदल गया और उड़ गया। आधिकारिक टेलीपोर्टेशन एरे का स्थान विशिष्ट था। अर्जुन आधिकारिक टेलीपोर्टेशन एरे तक पहुंचने से पहले रानी को ढूंढना नहीं चाहता था। इससे बहुत समय बर्बाद होता। एक बार जब उसके पास अपना निजी टेलीपोर्टेशन एरे होगा तो वह रानी को ढूंढ लेगा और तुरंत ही वाम्पोआ कबीले की जागीर में लौटने के लिए एक संगत टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित करेगा। जब अर्जुन ने प्रथम राजकुमार को ढूंढा और अपने विचार सामने रखे तो उसे आश्चर्य हुआ कि प्रथम राजकुमार वास्तव में हिचकिचा रहा था। अर्जुन हैरान हो गया और पूछा, महाराज, क्या कुछ कहना मुश्किल है? प्रथम राजकुमार ने अपना सिर हिलाया और कहा, कहने को कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालांकि क्या आपको प्राचीन दानव जाति को खोजने के लिए दानव जानवर महाद्वीप पर जाना होगा? क्या तुम जानते हो कि राक्षसी जानवरों का महाद्वीप मानव दुनिया से अलग है? वह जगह बेहद खतरनाक है। अगर तुम अकेले गए तो मुझे डर है कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। मैं आप जैसे किसी व्यक्ति को खोना नहीं चाहता। अन्यथा मैं आपको ले जाने के लिए सैन्य विशेषज्ञों की एक टीम भेजूंगा। अर्जुन ने जल्दी से कहा, कभी नहीं। अगर मैं वास्तव में मानव सैनिकों को राक्षसी जानवर महाद्वीप में ले आया तो क्या मैं मदद मांगने को उकसावे में नहीं बदल देता? तुम सही कह रहे हो। प्रथम राजकुमार ने भौहें चढ़ाईं और कहा,
राक्षसी जानवरों का महाद्वीप अपेक्षाकृत आदिम है। यह विशेष रूप से कलाकृतियों के गढ़ने के भंडारों से समृद्ध है। हमारी 9 फिर्मामेंट सेना पहले ही कई बार डेमोनिक बीस्ट कॉन्टिनेंट में खनन के लिए प्रवेश कर चुकी है और वहां से निकल चुकी है। इसीलिए हमारे पास एक आधिकारिक टेलीपोर्टेशन एरे है। बात बस इतनी है कि आज तक हमारे और राक्षसी जानवर महाद्वीप के बीच संघर्ष कभी नहीं रुका है। सच कहूं तो 3 महीने पहले मेरा शरारती 12वां भाई चुपके से राक्षसी जानवर महाद्वीप की ओर भाग गया और राक्षस जाति द्वारा पकड़ लिया गया। क्या ऐसी कोई चीज है? अर्जुन दंग रह गई। 12वां राजकुमार राक्षसी पशु महाद्वीप में कैद था। प्रथम राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, मनुष्यों और राक्षसों के बीच अंतहीन संघर्ष है। उन्होंने मेरे 12वें भाई को पकड़ लिया है और उसे धमकी के रूप में इस्तेमाल किया है और हमारे 9 फिर्मामेंट शाही कबीले को 10 साल तक राक्षसी जानवर महाद्वीप में प्रवेश न करने दे। वे स्वाभाविक रूप से 10 साल बाद मेरे 12वें भाई को रिहा कर देंगे, लेकिन यह मामला हमेशा मेरे गले में अटका रहा है। मैं दिन रात सो नहीं पाता। अर्जुन का दिल खिल उठा। यह एक मौका था। अगर वह 12वें राजकुमार को बचा भी सके तो क्या यह बड़ी उपलब्धि नहीं होगी? उस समय जब वह राजकुमारी से विवाह के बारे में उनसे बात करता था तो उसके पास मोलभाव करने के लिए एक साधन होता था। अध्याय 754। अगर, मेरा मतलब है अगर, अर्जुन ने कहा, अगर मैं 12वें राजकुमार को बचा सकूं और अगर आप 10 साल के भीतर किसी को भी राक्षसी जानवर महाद्वीप में नहीं भेजते हैं तो क्या आप तैयार हैं? बेशक, यही सबसे अच्छा है, प्रथम राजकुमार ने कहा। शुरू में मैं भी उनकी शर्तों से सहमत था। मैं अगले 10 सालों तक राक्षसी पशु महाद्वीप के खनिज भंडारों का खनन नहीं करूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यही बात है, मैं 12वें राजकुमार को बचाने की कोशिश करने को तैयार हूं। अगर मैं कामयाब रही तो मुझे उम्मीद है कि पहला राजकुमार अपना वादा निभा पाएगा, वरना मैं अब इंसान ही नहीं हूं। प्रथम राजकुमार ने अर्जुन को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इसके अलावा हम जल्द ही आपके हाउतियन शाही वंश के साथ गठबंधन करेंगे। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, महामहिम के शब्द सुनकर मुझे राहत मिली है। कृपया मेरे जाने का प्रबंध करें, अर्जुन ने कहा। प्रथम राजकुमार अभी भी चिंतित था और उसने निर्देश दिया, राक्षस पशु महाद्वीप पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। मानव जाति और राक्षस जाति लगातार संघर्ष में है। आपको अपनी सुरक्षा करना याद रखना चाहिए। अगर हमें प्राचीन युग का राक्षसी कबीला या 12वां भाई नहीं मिला तो हमें पहले लौट जाना चाहिए। हम अपने पति और पत्नी दोनों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, अर्जुन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। महाराज, इसे इतनी गंभीरता से लेने के लिए धन्यवाद। इसके बाद अर्जुन ने टेलीपोर्टेशन सरणी पर कदम रखा और राक्षसी जानवर महाद्वीप पर प्रकट हुआ। उसने राजकुमारी से इस बारे में बात नहीं की। वह राजकुमारी के व्यक्तित्व को जानता था और उसे डर था कि वह उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर करेगी। राक्षसी जानवर महाद्वीप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यह पूरे दक्षिणी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध महाद्वीपीय प्लेट थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पूरे दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़ा महाद्वीपीय प्लेट था और यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप भी था जो राक्षसी जानवरों का सम्मान करता था। जैसे ही अर्जुन राक्षसी पशु महाद्वीप में प्रकट हुआ, उसे 9 फर्मामेंट शाही कुल द्वारा निर्मित एक टेलीपोर्टेशन सरणी में रखा गया। यह एक विशाल खदान थी जिसे 9 फर्मामेंट शाही कुल द्वारा खोदा गया था और अब इसे एक सैन्य निर्माण स्थल में परिवर्तित किया जा रहा था। जैसे ही अर्जुन बाहर आया, उसे कई सैनिकों ने घेर लिया। उसने केवल कमर का चिन्ह जलाया जो महान राजकुमार ने उसे दिया था और वे सभी सैनिक एक घुटने पर झुक गए। अर्जुन ने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक विशाल और असीम खदान में था। जहां तक उसकी नजर जाती, आसमान में धुआं ही धुआं था। यह जगह अराजकता से भरी हुई थी और जमीन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। यह बिल्कुल असहनीय था। अर्जुन ने गंभीरता से आह भरी
अगर मेरा घर इस तरह नष्ट हो जाता तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता। युवा मास्टर जियांग। कुछ ही दूरी पर एक युवा सैन्य जनरल दौड़ता हुआ आया और आदरपूर्वक बोला, क्या आप महामहिम प्रथम राजकुमार की ओर से किलेबंदी का निरीक्षण करने आए हैं? अर्जुन ने कहा, क्या महामहिम ने यह नहीं कहा था कि आप 10 साल तक राक्षसी जानवर महाद्वीप को स्थानांतरित नहीं करेंगे? आप अभी भी खनन क्यों कर रहे हैं? युवा जनरल ने कहा, हमारा समझौता पुनर्ग्रहण के पैमाने का विस्तार जारी रखने का नहीं है, लेकिन जिन खदानों से खनन किया गया है उनकी खुदाई अभी भी की जा सकती है। अर्जुन ने सिर हिलाया। जैसे ही वह बोलने वाला था, अचानक धुएं के गुबार से एक हॉर्न बजा। राक्षसी जानवर हमला कर रहे हैं! राक्षसी जानवर हमला कर रहे हैं! किसी ने जोर से चिल्लाया। सैन्य जनरल ने अर्जुन की उपेक्षा की और तुरंत बाहर निकल गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने क्षितिज से उड़ते हुए राक्षसी जानवरों का एक काला समूह अपनी ओर आते देखा। चारों ओर देखने पर पता चला कि वे राक्षसी जानवर कम से कम हजारों की संख्या में थे। लड़ो! सेनापति दौड़ते हुए अचानक उछल पड़ा। उसने एक उड़ते हुए राक्षसी जानवर पर पैर रखा और दुश्मन की उड़ते हुए राक्षसी जानवरों की सेना की ओर दौड़ पड़ा। अचानक खदान में उड़ने वाले राक्षसी जानवर एक के बाद एक उड़ गए और दुश्मन के उड़ने वाले राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़े। बहुत जल्दी ही खून आसमान पर फैल गया और आसमान से खून की बारिश होने लगी। इससे पहले कि अर्जुन इसे स्पष्ट रूप से देख पाता, जमीन हिलने लगी। अर्जुन की नजर क्षितिज के पास थी, लेकिन दर्जनों मीटर ऊंची काले पत्थर की बाड़ ने उसे रोक दिया। वह अचानक हवा में उड़कर दूर तक देखने लगा। दूर दूर तक धुएं और धूल का एक असीम बादल छाया हुआ था। हजारों जमीनी राक्षसी जानवर उस ओर दौड़े चले आ रहे थे। 200-300 लौह पीठ वाले गैंडे एक पंक्ति में खड़े थे। ये गैंडे आश्चर्यजनक रूप से 50 मीटर लंबे और लगभग 20 मीटर ऊंचे थे। लौह पीठ वाले गैंडे के बाद 1000 इस्पात दांतों वाला काला भेड़िया राक्षस आया। शहर की दीवारों पर युआन क्यूई के साथ मिश्रित मानव क्रॉसबोमैन के तीरों से एक के बाद एक लोहे की पीठ वाले गैंडे गिर गए। रुको, उन गैंडों को बाढ़ से टकराने मत दो। एक सिपाही दहाड़ा और आगे बढ़ गया। हाथ में एक बड़ी कृपाण लिए वह शहर की दीवार से नीचे कूद गया और तेज लहरों की ओर दौड़ पड़ा। इसके बाद हजारों सैनिक एक के बाद एक नीचे कूद पड़े। वे राक्षसी जानवरों की सवारी पर सवार होकर बिना किसी हिचकिचाहट के जानवरों की लहरों के साथ आगे बढ़े। सबसे पहले हमला करने वाले सैनिक ने अभी 2 इस्पात दांत वाले काले भेड़ियों को मारा ही था कि एक गैंडे ने उसके पेट में छेद कर दिया और उसे आकाश में फेंक दिया। इसके बाद राक्षसी पशु सेना और मानव सेना मैदानों पर संपर्क में आईं। दोनों सेनाएं काली लहर की तरह आपस में टकरा गईं, जिससे एक ही क्षण में अनगिनत लोग हताहत हो गए। उन मानव सैनिकों ने लौह समर्थित गैंडे की प्रगति को रोकने के लिए अपने रक्त और जीवन का उपयोग किया। शहर की दीवार पर अनगिनत सैनिकों ने 1000 सोने के क्रॉसबो छोड़े। पेड़ों के तने जितने मोटे क्रॉसबो आसमान को चीरते हुए लगातार जानवरों की लहरों में गिर रहे थे। हर बार जब वे गिरते तो एक विशालकाय राक्षसी जानवर गोली मारकर मारा जाता। 9 आकाशों के लिए एक सैनिक ने अपनी कृपाण उठाते हुए जोर से चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, 2 स्टील के दांत वाले काले भेड़िया अचानक बाईं और दाईं ओर से झपटे और सैनिक की लाश को वहीं पर चीर डाला। आकाश में युद्ध में मारे गए उड़ते हुए राक्षसी पशु तथा युद्ध में मारे गए राक्षसी पशुओं के वाहन आकाश से वर्षा की तरह गिरते रहे। रक्त की घनी वर्षा, फटे हुए पंख एक के बाद एक गिरे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हमें नहीं पता कि कितने लोग मरेंगे, कितने राक्षसी जानवर मरेंगे। सैन्य निर्माण स्थल पर एक तेज रोशनी आसमान में उठी और विशाल ज्वार की ओर बढ़ी। युवा मास्टर जियांग। आकाश में युवा जनरल का हाथ पहले ही काट दिया गया था। उसने एक हाथ में एक विशाल कृपाण पकड़ी और चिल्लाया,
युवा मास्टर जियांग, तुम नहीं आ सकते। जल्दी वापस आओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यह अधीनस्थ तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएगा। हालांकि अर्जुन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपनी मर्जी से काम किया। सैन्य जनरल जल्दी से चिल्लाया, युवा मास्टर, जियांग की पूरी ताकत से रक्षा करो। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमला करो। अर्जुन तीव्र प्रकाश की किरण में बदल गया और जानवरों के ज्वार के केंद्र पर बमबारी की। अर्जुन के गिरने से उत्पन्न आघात तरंगों से बड़ी संख्या में स्टील के दांतों वाले काले भेड़िए उड़ गए। ये आघात तरंगे एक उफनती हुई टोरॉइडल तरंग में बदल गईं, जो लगातार फैलती रहीं। इस दृश्य को देखकर सैन्य जनरल मौके पर ही स्तब्ध रह गए। यह लगभग खत्म हो गया है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अपने चारों ओर बड़ी संख्या में स्टील के दांत वाले काले भेड़ियों को देखकर उसने पहले ही उस पर झपटना शुरू कर दिया था। अर्जुन एक घुटने पर बैठ गया और अपना दाहिना हाथ जमीन पर रख दिया। फिर वह दहाड़ा, गर्ज। एक पल में उसने बाय यान लाइटनिंग को पोषण देने के लिए अपने शरीर में मौजूद सभी युआन क्यूई को अवशोषित कर लिया। धमाका! उसका हाथ, जो जमीन के करीब था, अचानक एक गोलाकार सफेद विद्युत जाल से फट गया और फिर विद्युत जाल तेजी से फैल गया। संपूर्ण ज्वार विद्युत ग्रिड द्वारा घेर लिया गया था। बिजली ग्रिड पागलों की तरह फैल गया। राक्षसी जानवरों की सेना को ज्वार की लहर की तरह निगल लिया, जबकि राक्षसी जानवरों की सेना झुंड में जमीन पर गिर गई। पल भर में सभी लोहे की पीठ वाले गैंडे और इस्पात के दांत वाले काले भेड़िए बिजली और गरज के जोर से जमीन पर गिर पड़े। वे सभी जमीन पर पड़े रहे और लगातार छटपटाते रहे। अर्जुन पहले ही दया दिखा चुका था। वह ज्यादा हमले की रेंज के बदले में ज्यादा युआन क्यूई इस्तेमाल कर रहा था। अन्यथा उसे बस अपने हमले की सीमा कम करनी होती और बिजली की शक्ति और भी बढ़ जाती। बिजली से घिरे सभी राक्षसी जानवर बिजली से कोयले में बदल जाते। मैदानों पर पड़े अनगिनत शैतानी जानवरों को देखकर सभी सैनिक स्तब्ध रह गए और उनमें से कोई भी हिला तक नहीं। अध्याय 655। बहुत बहुत डरावना। युवा सैन्य जनरल ने अपनी लार निगल ली और कहा, क्या यह बिजली मेरिडियन इननेट है? बहुत डरावना, वास्तव में बहुत डरावना। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अनगिनत सैनिकों की बलि देकर मुश्किल से इस विशाल लहर को रोका। उसने वास्तव में एक ही बार में उन सभी से निपट लिया। सेनापति ईर्ष्या से पागल हो गया। उसके पास इतनी अद्भुत प्रतिभा क्यों नहीं थी? इस लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा की विशेषता कुछ ऐसी थी जिसका सपना दुनिया का हर मार्शल कलाकार देखता था। यह तो बढ़िया है। सैन्य जनरल नींद से जाग उठा और जल्दी से बोला, जल्दी से उन सभी राक्षसी जानवरों का वध करो जो प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं। रुको! अर्जुन चिल्लाया, तुम सब रुक जाओ। युवा स्वामी, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। ये बेकार राक्षसी जानवर हैं जो मैदानों और जंगलों में घूमते हैं। उन्हें समझौते की परवाह नहीं है। अगर हम उन्हें अभी जाने देंगे तो वे एक दिन वापस आ जाएंगे। बेशम! अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या ओहदा है? मेरे आदेश पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सैन्य जनरल इतना भयभीत हो गया कि वह जल्दी से नीचे कूद गया और अर्जुन के सामने घुटने टेक कर बोला, यह अधीनस्थ मौत के लायक है। पीछे हटो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। जनरल असहाय था और अपनी टीम को वापस शहर की दीवार में ले जाने से पहले वह केवल वध के लिए प्रतीक्षा कर रहे राक्षसी जानवरों पर ही नजर डाल सकता था। अर्जुन का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अपनी शक्तिशाली ताकत के कारण वह निश्चिंत नहीं था। वह एक ही वार में सभी राक्षसी जानवरों को परास्त कर सकता था। उसके हृदय में और अधिक दुहक था। जमीन पर पड़े कांपते और रोते राक्षसी जानवरों को देखकर अर्जुन का दिल दुख से भर गया। वह नीचे बैठ गया और गैंडे जैसे राक्षसी जानवर के सिर को धीरे से सहलाया उसकी आंखों में देखा। इन राक्षसी जानवरों की आंखें शुद्ध
और निष्कलंक थीं। उनमें जरा भी व्याकुलता नहीं थी। वे इंसानों जैसे नहीं थे, नहीं उनमें इंसानों जैसी कोई चालबाजी थी। वे सरल हैं, वे सिर्फ अपने घरों की रक्षा करना चाहते हैं। गैंडा जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देख रहा था। उसकी आंखों में एक छिपाया न जा सकने वाला डर था। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसने गैंडे के कठोर गाल पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, माफ करना, मुझे पता है कि तुम बस अपने घर और अपने वंशजों की रक्षा करना चाहते हो। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ राक्षस जानवर मेरी बातें समझ सकते हैं। चलो वापस चलते हैं, चलो घर चलते हैं। हम इंसान अब और विस्तार नहीं कर सकते, बस इतना ही। कोई भी तुम सबको नहीं मारेगा और कोई भी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा। वापस जाओ। अर्जुन खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। यह दृश्य आखिरी चीज थी जिसे वह देखना चाहता था। काफी देर बाद राक्षसी जानवर एक एक करके खड़े होने की कोशिश करने लगे। वे लंगड़ाते हुए दूर चले गए और आंखों में डर लिए अर्जुन को देखते रहे। अर्जुन सैन्य निर्माण स्थल पर लौट आया। युवा सेनापति अपने टूटे हाथ पर पट्टी बांध रहा था। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह झट से खड़ा हो गया और उत्साह से बोला, युवा स्वामी, आपने मेरे अनगिनत योद्धाओं की जान बचाई। कृपया मेरा हार्दिक सम्मान स्वीकार करें। यह कहने के बाद जनरल तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और अपने दाहिने हाथ को जोर से अपने दिल पर मारा। इसके तुरंत बाद सभी सैनिक एक साथ घुटने टेककर बैठ गए। धमाका, धमाका। मुट्ठी के हथौड़े के केंद्र में सैन्य सलामी साफ और जोरदार थी। महिमा, ठंडे चेहरे के साथ अर्जुन चिल्लाया, क्या आप इन राक्षसी जानवरों का वध करके सम्मानित महसूस करते हैं? जनरल अवाक रह गया। अर्जुन चिल्लाया, एक सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना है, न कि इसे बाहरी लोगों का वध करने के लिए युद्ध मशीन के रूप में उपयोग करना, न कि कमजोरों पर आक्रमण करना। क्या आप अपनी लौ हड्डी वाली सैन्य आत्मा के लायक हैं? क्या आप उस शपथ के लायक हैं जो आपने सेना में भर्ती होते समय जीवन के लिए ली थी? सभी लोग चुप थे और कोई भी व्यक्ति बोला नहीं। अर्जुन ने दांत पीस लिए। उसने आसमान की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, क्या अब भी बहुत कम महाद्वीप बचे हैं जिन्हें हम इंसानों ने बर्बाद कर दिया है? यह तो उनकी आखिरी पवित्र जमीन है। उसने प्रथम राजकुमार द्वारा दिया गया कमर का टोकन निकाला और कहा, यदि आप यहां केवल खनन कर रहे थे तो वे राक्षसी जानवर अपनी जान जोखिम में डालकर शहर की दीवार को तोड़कर यहां कैसे आ सकते थे? क्या वे मृत्यु से नहीं डरते? अर्जुन ने अपनी कमर की टोकनी मेज पर पटक दी और चिल्लाया, मेरे साथ इतनी लापरवाही मत करो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग अपनी पीठ पीछे क्या कर रहे हो। अर्जुन आकाश में उछला और वेतुओं की हथेली को जमीन पर पटक दिया। जमीन तुरंत धंस गई, जिससे भूमिगत मार्ग प्रकट हो गए जो चारों दिशाओं में फैले हुए थे। जब उन्होंने ये मार्ग देखे तो सभी सैनिकों के चेहरे पर शर्म के भाव थे। अर्जुन जमीन पर उतरा और उस नौजवान जनरल का कॉलर पकड़ लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम युद्ध के मैदान में एक हाथ भी घोंवा दोगे तो मैं तुम्हें लोहे की हड्डी वाला आदमी मानूंगा, लेकिन यहां मैं ऐसा नहीं करूंगा। युवा मास्टर, हम तो बस। सैन्य जनरल ने अपना सिर नीचा किया और कहा, हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। मेरे साथ यह खेल मत खेलो। अर्जुन ने कमर का टोकन पकड़ा और उसे जमीन पर फेंक दिया, चिल्लाते हुए, मैं प्रथम राजकुमार के आदेश के साथ यहां हूं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपके उच्च अधिकारी क्या चालें चल रहे हैं। मैं अभी प्रथम राजकुमार का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं आपको बता दूं, यदि कोई गुप्त रूप से विस्तार करना जारी रखता है तो उसके साथ सैन्य कानून के तहत निपटा जाएगा और उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। मैं यहां खड़ा हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं जो कहूंगा वो करूंगा। क्या तुम मुझे समझ रहे हो? समझ गया। सभी सैनिक एक साथ चिल्लाए। अर्जुन ने जनरल का कॉलर पकड़ लिया और कहा, मेरा चेहरा देखो, मेरा नाम जियांगरू है। आखिर कौन है जो इस बात से सहमत नहीं है? उसे 9 फिर्मामेंट्स
इंपीरियल पैलेस में आकर मुझे ढूंढने दो, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। हाँ, जनरल ने जल्दी से कहा। अर्जुन ने अपनी ताकत साबित करने के लिए पहले ही अपने कामों का इस्तेमाल कर लिया था। उसके शब्द बहुत ही निवारक थे। अर्जुन ने प्रथम राजकुमार की कमर का टोकन युवा जनरल के हाथ में थमा दिया और कहा, आज से उन सभी भूमिगत सुरंगों को भर दो जो मेरे लिए चुपके से बनाई गई हैं। अगर कोई उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी असंतुष्ट हो और उंगली उठाने आए, तो बस अपनी कमर के टोकन दिखाइए और उसे वहीं गिरफ्तार कर लीजिए। उसे तुरंत 9 फिर्मामेंट्स वापस ले जाइए। जनरल ने अर्जुन को आश्चर्य से देखा और उत्साहित होकर कहा, यह अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। चाहे कोई भी समझौते को बिगाड़े, उसे गिरफ्तार कर लो। दहाड़ो, अनगिनत सैनिक एक साथ चिल्लाए। सैनिकों का यह समूह अर्जुन जैसे व्यक्ति की प्रशंसा करता था जो लापरवाह था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत नहीं हूं। अर्जुन ने जनरल के कंधे पर थपथपाया और कहा, क्या आपका टूटा हुआ हाथ टूट गया है? जनरल ने जल्दी से कहा, युवा मास्टर जियांग को रिपोर्ट कर रहा हूं, हमने उसे ढूंढ लिया है। हाँ, मुझे दे दो, अर्जुन ने कहा। किसी ने तुरंत इस टूटे हुए हाथ को पकड़ लिया और उसे भेज दिया। अर्जुन ने फटे हुए हाथ की जांच की और सिर हिलाया। घाव इतना बुरा नहीं है, आप इसे वापस ले जा सकते हैं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने जनरल से पट्टी हटा दी, उसकी टूटी हुई बांह को सिल दिया और उसके घावों को ठीक करने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल का उपयोग किया। टूटा हुआ हाथ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। इस कदम से कई सैनिक अचंभित रह गए। लगभग हो गया, अर्जुन ने जनरल के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। 1 महीने तक भीषण युद्ध में मत उलझो। टूटा हुआ हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको। मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। इसके साथ ही अर्जुन एक चमकदार प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो आकाश में फैल गया। अध्याय 656। एक मार्शल कलाकार की शारीरिक फिटनेस उत्कृष्ट थी और उसकी आत्म चिकित्सा क्षमता भी उत्कृष्ट थी। सामान्यतः कहा जाए तो यदि उपचार समय पर किया जाए तथा अच्छी जड़ी बूटियों और औषधियों के साथ किया जाए तो टूटे हुए हाथ को मूलतः वापस जोड़ा जा सकता है। हालांकि यह उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां शरीर के कोई अंग नहीं है। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन अपने दुश्मनों को मारता था तो कमर में लगे घाव को एक ही कृपाण से ठीक करना बहुत मुश्किल होता था। अगर बचाव समय पर भी हो जाता तो भी उसके मरने की पूरी संभावना रहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कमर काटने से आंतरिक अंगों पर सीधा असर पड़ता था। इन अंगों की संरचना बेहद जटिल थी, जबकि हाथ पैरों के साधारण हिस्सों में सिर्फ मांसपेशियां और हड्डियां होती थीं। एक बार उसके आंतरिक अंग और सिर घायल हो गए तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। यदि उसका सिर काट दिया जाए तो वह उसे वापस नहीं ले पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस समय अर्जुन राक्षसी पशु महाद्वीप की गहराइयों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसने वहां लगभग 2 दिन बिता दिए थे। 10 दिन की समय सीमा नजदीक आती जा रही थी। सच कहें तो अर्जुन को नहीं पता था कि वह इस बार रेगिस्तानी सांप जाति को ढूंढ पाएगा या नहीं। उसे बस आगे बढ़ते रहना था। उसके हाथ में जो आधिकारिक नक्शा था उसमें रेगिस्तान का अनुमानित स्थान पहले ही दर्शाया जा चुका था। उस रेगिस्तान को इंसानों ने मौत का सागर नाम दिया था। सागर का मतलब होता है रेगिस्तान। अर्जुन को तो यह भी पता नहीं था कि क्या उसके पास मृत्यु सागर तक जीवित पहुंचने के लिए जीवन है। हालांकि वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। यह राक्षसी पशु महाद्वीप था। मानव जगत के मानव विशेषज्ञों की तरह यहां भी स्वर्ग तक पहुंचने वाले साधना केंद्रों वाली महाशक्तिशाली राक्षस जातियां थीं। परिणाम स्वरूप, जैसा कि अर्जुन ने उम्मीद की थी, आधे दिन से भी कम समय में वह बड़ी संख्या में उड़ने वाले राक्षसी जानवरों से घिर गया। ऐसी जगह पर आगे की ओर उड़ना
वाकई नासमझी थी। यह तो सीधे उसकी आकृति को उजागर करने के बराबर था। हालांकि अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि जैसे ही अर्जुन हमला करने वाला था, उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसे घेरे हुए उड़ते हुए राक्षसी जानवर वास्तव में बहुत व्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने उस पर तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उसे फांसा लिया। अर्जुन उत्सुक थी। इस स्थिति का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, और वो ये कि इन उड़ने वाले राक्षसी जानवरों के पास स्पष्ट आदेश थे। इस समय एक बख्तरबंद राक्षस पुरुष अचानक दूर से एक काले प्रकाश में बदल गया। राक्षस पुरुष तुरंत अर्जुन के पास मंडराने लगा। यह व्यक्ति स्वर्गीय युआन क्षेत्र का प्रथम स्तर था और उसका रूप बहुत क्रूर था। मानव, राक्षस आदमी ने भौहें चढ़ाकर कहा, हमने 9 फिरमामेंट्स शाही कबीले के साथ पहले ही एक समझौता कर लिया है कि हम 10 साल तक उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। मुझे मत बताना कि तुम्हें 12वें राजकुमार के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है। अर्जुन और भी हैरान हो गया। यहाँ के राक्षसी जानवरों और राक्षसी जातियों को उनके जातीय समूहों के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए था। ऐसा क्यों लग रहा था कि वे एक व्यवस्थित राक्षसी पशु सेना के लिए लड़ रहे थे? यह हो सकता है, अर्जुन की ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही एक देश बन गए हैं? यहां तक कि खुद अर्जुन को भी लगा कि यह कथन हास्यास्पद है। राक्षसी जानवर के दिल में देश की कोई अवधारणा नहीं थी, सिर्फ एक क्षेत्र की अवधारणा थी। अप्रत्याशित रूप से दानव जाति के व्यक्ति की आंखें हल्की सी हिल गईं और उसने कहा, मुझे आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की कोई बाध्यता नहीं है। कृपया जल्दी से चले जाइए, अन्यथा आपको मार दिया जाएगा। यह सचमुच सच है। लगता है आपने सचमुच एक देश बसा लिया है, अर्जुन ने कहा। माफ कीजिए, मेरा आपके क्षेत्र में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। मैं यहां रेगिस्तानी सांपों की दौड़ देखने और रेगिस्तानी रानी को देखने आया था। राक्षस पुरुष की आंखें तुरंत सतर्कता से भर गईं और उसने कहा, आप हमारी रानी को क्यों ढूंढ रहे हैं? यह छोटी सी बात अर्जुन ने पकड़ ली। वह आदमी रेगिस्तानी सांप जाति का नहीं था, लेकिन वह रेगिस्तान की रानी की नहीं, बल्कि हमारी रानी की बात कर रहा था। दूसरे शब्दों में, क्या वे सभी रेगिस्तान की रानी के नियंत्रण में थे? यह वास्तव में हो रहा था। अर्जुन ने जल्दी से कहा, मैं अर्जुन शैतान सागर में रेगिस्तान की रानी से मिला हूं। कृपया मुझे मेरी यात्रा के बारे में सूचित करें। क्या आप अर्जुन हैं? क्या आप सचमुच अर्जुन हैं? राक्षस आदमी अचानक बहुत खुश हो गया। मैं हूं। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम मुझे जानते हो? वह आदमी खुशी से झुका और बोला, महारानी ने बहुत पहले कहा था कि हम राक्षसी जानवर महाद्वीप हमेशा अर्जुन नामक एक मानव पुरुष का स्वागत करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, हाहा। उसके बगल में एक बड़ा राक्षसी जानवर जो गाय जैसा दिखता था, लेकिन उसके पंख थे, अपना सिर खुजलाते हुए धीमी आवाज में बोला, अर्जुन, किस तरह का भोजन है? क्या यह स्वादिष्ट है? अपना सिर खाओ, दफा हो जाओ। राक्षस आदमी ने लात मारी। क्या बकवास है, ये कम अक्ल वाले जानवरों का झुंड। राक्षस जाति राक्षसी जानवरों को उसी तरह देखती है जैसे मनुष्य बंदरों को देखते हैं। श्री अर्जुन, कृपया मेरी गुस्ताखी को क्षमा करें। आपको महारानी के सामने लाने से पहले मुझे आपकी पहचान सत्यापित करनी होगी। राक्षस पुरुष ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, कृपया अपने हथियार जलाएं। अर्जुन भी मुस्कुराया और कहा, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। आप लाल शैतान रक्त थंडर देखना चाहते हैं। अर्जुन ने ड्रैगन ब्लड सेबर निकाला और उसे हल्का सा हिलाया। तुरंत ही बिजली की लाल किरणें ब्लेड के चारों ओर लिपट गईं। सचमुच? श्री अर्जुन, कृपया जल्दी से मेरे पीछे आइए। मैं आपको महारानी से मिलवाऊंगा। अर्जुन भी बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह यात्रा इतनी आसान होगी। वह तो असल में बहुत सारी परेशानियों से गुजरना चाहता था। इस समय राक्षसों के साथ अर्जुन की यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। रास्ते में
अर्जुन ने रेगिस्तान की रानी की स्थिति के बारे में ध्यान से पूछा। तभी उसे कारण और प्रभाव का पता चला। 1 लाख साल पहले मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध के बाद शक्तिशाली प्राचीन दानव नेता दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर ठंडे उत्तरी क्षेत्र में चले गए। हालांकि अभी भी कई राक्षस थे जिन्होंने अपने गृहनगर को छोड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वे इस राक्षसी जानवर महाद्वीप में सिमट गए। लेकिन 1 लाख से अधिक वर्षों से राक्षसी जानवर महाद्वीप हमेशा बिखरे हुए रेत का ढेर रहा था और उनके बीच कोई एकता नहीं थी। बाद में रेगिस्तान की रानी राक्षसी जानवर महाद्वीप पर पहुंची और सभी राक्षस जातियों द्वारा सर्वसम्मति से उसे सम्राट चुना गया। सच कहूं तो उसका नाम रेगिस्तान की रानी होना चाहिए। दरअसल उसकी वर्तमान पहचान राक्षस जानवर महाद्वीप की राक्षस सम्राट थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे दक्षिणी क्षेत्र में वह एकमात्र राक्षस कुल थी जिसके पास शाही वंश था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एकमात्र शाही कुल थी जिसने 1000 साल पहले दोनों जातियों के बीच हुए युद्ध को देखा था और अब तक जीवित है। स्वाभाविक रूप से रेगिस्तान की रानी ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और अपनी स्थिति के साथ पूरे राक्षसी जानवर महाद्वीप को एकीकृत कर दिया। यह कुछ ऐसा था जिसकी अर्जुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि राक्षसी जानवरों का महाद्वीप बहुत बड़ा था। यह किसी भी ज्ञात मानव महाद्वीप से कहीं ज्यादा बड़ा था। जब अर्जुन राक्षस महल पहुंचा तब तक 4 दिन बीत चुके थे। अर्जुन और जुआन किंगजू के बीच तय हुआ 5वां दिन था। समय बहुत कम था। राक्षस जाति, शाही महल, यह बस एक अराजक इलाका था जहां राक्षस नाच रहे थे। वे सभी आकाश में उड़ रहे थे, जमीन के नीचे दौड़ रहे थे, पेड़ों पर चढ़ रहे थे और वे सभी राक्षसी जानवर थे। अनगिनत राक्षस रक्षकों ने पूरे महल को लोहे की दीवार में बदल दिया था और एक भी मच्छर अंदर नहीं उड़ सकता था। जब अर्जुन अंततः रेगिस्तान की रानी से मिले तो वे दोनों बहुत उत्साहित थे। महाराज, अर्जुन अपनी पहचान के कारण खुद को नहीं भूला। वह तुरंत एक घुटने के बल बैठ गया और अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। उसने सच्चे मन से कहा, मानव अर्जुन, आओ और महामहिम महारानी के स्वास्थ्य के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करो। रेगिस्तान की रानी ऊंचे सिंहासन पर बैठी और अर्जुन को कृपालु दृष्टि से देखा। वह मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यारे दोस्त, उठो। जैसा कि मैंने कहा, हमारी राक्षस जाति हमेशा तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोलेगी। तुम हमारी रेगिस्तानी सांप जाति के रिश्तेदार हो। अध्याय 657। क्या तुम अपनी आंखें खोलकर दुनिया देख सकते हो? अर्जुन ने खुश होकर कहा। तुम्हारी आंखें रेगिस्तान में नीलमणि की तरह सुंदर हैं। रेगिस्तान की रानी मुस्कुराई और बोली, यह सब झियाओई की बदौलत है। उसके पास एक अजीब क्षमता है। जब तक वह मेरे बगल में खड़ा है, वह मेरी आंखों में पत्थरी को बेअसर कर सकता है। तभी अर्जुन ने देखा कि रेगिस्तान की रानी के पास एक सुंदर युवक चुपचाप खड़ा था। वह आदमी लगभग 20 साल का लग रहा था, लेकिन राक्षस जाति की जीवन प्रत्याशा मनुष्यों से ज्यादा थी। सिर्फ बाहर से उसकी सही उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। वह आदमी 50 साल से ज्यादा का हो सकता था या शायद 100 साल से भी ज्यादा का। हालांकि इस आदमी ने अर्जुन को बहुत ही शांत एहसास दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वह उसके शरीर के पास खड़ा रहेगा, उसका तन और मन दोनों शांत रहेंगे। विशेषज्ञ। अर्जुन ने उस आदमी के बारे में अपना आकलन छिपाया नहीं और कहा, मैं आपके दायरे को समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही उच्च दायरे के विशेषज्ञ हैं। युवक ने विनम्रता से अर्जुन की ओर सिर हिलाया। मैंने शैतान सागर में युवा मास्टर जियांग के कार्यों के बारे में सुना है। कृपया मुझे राक्षस जाति की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करने की अनुमति दें। आपका स्वागत है। महारानी की मदद कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है, अर्जुन ने कहा। रेगिस्तान की रानी ने अर्जुन की ओर हाथ हिलाया और कहा, अर्जुन, मेरे साथ आओ। रानी अर्जुन के साथ महल से बाहर निकली
और एक विशाल नीले राक्षसी जानवर पर सवार होकर दूर तक उड़ गई। अर्जुन उत्सुक था। उसे हमेशा लगता था कि उसने इस तरह का गहरे नीले रंग का राक्षसी जानवर कहीं देखा है, लेकिन एक पल के लिए भी उसे याद नहीं आ रहा था। यह नीला राक्षसी जानवर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। इसके शरीर की लंबाई पहले ही 5000 मीटर से ज्यादा हो चुकी थी, और अगर इसे दूरी में बदला जाए तो यह पूरे 10 किलोमीटर होगी। इस आकार का राक्षसी जानवर बेहद डरावना था। यह अब तक का सबसे बड़ा राक्षसी जानवर था जिसे अर्जुन पिंग ने देखा था। यह जानना जरूरी था कि भाम्पुआ अभिजात वर्ग के कबीले का विशाल उड़ने वाला जहाज सिर्फ 10,000 मीटर लंबा था। यह पहले से ही मनुष्यों द्वारा बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े उड़ने वाले जहाज की सीमा थी। यह राक्षसी जानवर है, अर्जुन ने हैरान होकर कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह परिचित लग रहा है, लेकिन मैं इसे कहीं देखना भूल गया था। रानी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें इसकी पहचान जल्द ही पता चल जाएगी। जैसे ही वह बोल रही थी, रानी के लाल होंठ कुछ बार हिले और एक गुप्त संदेश नीले राक्षसी जानवर के कानों में प्रवेश कर गया। कुछ ही देर बाद वह नीला राक्षसी जानवर अचानक चमकने लगा। उसका शरीर नीले से गहरे नीले रंग में बदल गया और उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो लगभग काली थी। पूरे राक्षसी जानवर से निकलने वाला प्रकाश लगभग 10,000 मीटर व्यास के एक गोले में बदल गया। इसके बाद अंतरिक्ष अचानक अस्थिर हो गया और विशालकाय राक्षसी जानवर अंतरिक्ष से गायब हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक विशाल रेगिस्तान में था। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से इस दृश्य को महसूस किया और चौंक गया। मुझे याद है, यह एक शून्य जानवर है। रेगिस्तान की रानी मुस्कुराई और सिर हिलाया। यह सही है, यह एक युवा शून्य जानवर है। अर्जुन का चेहरा सदमे से भर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि अभिलेखों में भी यह शून्य जानवर बस कुछ ही वर्षों का था। उसने इसे पहले भी देखा था जब वह राक्षसी जानवरों के ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। रानी ने कहा, इस प्रकार का राक्षसी जानवर बहुत कीमती है। हमने पूरे दक्षिणी क्षेत्र की खोज की और उनमें से केवल 5 ही मिले। शून्य जानवर में अविश्वसनीय स्थानिक क्षमता है। यह अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। अगर यह नहीं चाहता कि कोई इसे ढूंढे तो लगभग कोई भी इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। और जो आप अभी देख रहे हैं वह केवल एक युवा शून्य जानवर है। एक वयस्क शून्य जानवर 100,000 मीटर तक लंबा हो सकता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। अर्जुन अभी भी बहुत हैरान था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले राक्षसी जानवर की क्या कल्पना थी। यह तो बस एक जीवित टेलीपोर्टेशन एरे था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेगिस्तान की रानी के पास वास्तव में 5 शून्य जानवर होंगे। अर्जुन, हम यहां हैं। रेगिस्तान की रानी मुस्कुराई। अर्जुन राक्षसी जानवर के शरीर के किनारे तक उड़ गया और नीचे देखा। उसने पाया कि अब वहां एक रेतीला शहर था। यहां से वह देख सकता था कि वहां रेगिस्तानी सांप जाति के कई निवासी घूम रहे थे। हाँ, मैंने यह रेत का शहर पहले भी देखा है, अर्जुन ने खुश होकर कहा। यह जगह बिल्कुल शैतान सागर के रेत के शहर जैसी ही है। रेगिस्तान की रानी अर्जुन के साथ नीचे कूद पड़ी। जल्द ही वे कई रेगिस्तानी सांपों से घिर गईं। रेगिस्तानी सांप बहुत खुश थे। एक तरफ रानी उनसे मिलने लौटी थीं और दूसरी तरफ अर्जुन आ गया था। भाई अर्जुन, यह वास्तव में आप हैं। कुछ मजबूत रेगिस्तानी सर्प योद्धा उत्साह से आगे बढ़े। अर्जुन जोर से हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी फिर से देख पाऊंगा। क्या सब ठीक है? वाह वाह वाह, बाहरी दुनिया शैतान सागर से कहीं ज्यादा रोमांचक है। एक हट्टे कट्टे आदमी ने अर्जुन के कंधे को गले लगाया और प्यार से कहा, आपका शुक्रिया, वरना हम अभी भी शैतान सागर में फांसे होते। इस दौरान कबीले के भाइयों को आपकी बहुत याद आई है। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। भाई अर्जुन, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? एक योद्धा पास आया। यह तो आप है। जब अर्जुन ने इस व्यक्ति को देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। योद्धा मुस्कुराया और बोला,
हाँ, तुमने शैतान सागर रेगिस्तान में मेरी जान बचाई थी। भाई अर्जुन। अर्जुन भीड़ से घिरा हुआ था और सर्प जाति के लोगों का अभिवादन कर रहा था। इसी दौरान एक छोटी बच्ची भीड़ में से निकली और अर्जुन का हाथ पकड़कर खिलखिलाने लगी। हाँ, यह तुम हो, छोटी बच्ची। अर्जुन नीचे बैठी और प्यार से छोटी बच्ची के बालों को सहलाया। बाहर का खाना स्वादिष्ट है? छोटी लड़की ने बड़े भुने हुए बिच्छू को पकड़ लिया और खुश होकर बोली, यह बहुत स्वादिष्ट है। यह मिट्टी के बिस्कुट से कहीं बेहतर है। अरे, वह सुंदर बड़ी बहन कहाँ है, जो तुम्हारे साथ आई थी? अर्जुन मुस्कुराई और बोली, बड़ी बहन को कुछ काम था। वह इस बार मेरे साथ नहीं आई। कुछ बुजुर्ग लोग पास आए और हाथ उठाकर चिल्लाए, चलो अपने मित्रों को बेहतरीन भोज दें। पूरा सैंडी शहर तुरंत खुश हो गया और हर एक परिवार भोजन और पेय तैयार करने के लिए वापस दौड़ पड़ा। रेगिस्तान की रानी और छोटी ये एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। महाराज, लगता है यह युवा मास्टर अर्जुन आपकी रेगिस्तानी सांप जाति में बहुत लोकप्रिय है, जियाओ यी ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। रेगिस्तान की रानी ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, वह एकमात्र व्यक्ति था जो पारिश्रमिक की परवाह किए बिना हमारी मदद करने को तैयार था, जब हमारा रेगिस्तानी सर्प कबीला सबसे निराशाजनक स्थिति में था। उस जियाओई ने कहा, ब्रोकेड में फूल जोड़ना अच्छा है, लेकिन बर्फ में लकड़ी का कोयला भेजना और भी दुर्लभ है। मानव जाति का यह युवा स्वामी मेरे जानने वाले अधिकांश मनुष्यों से अधिक पवित्र है। आधे दिन बाद एक भव्य भोज शुरू हुआ। पूरी रेगिस्तानी सांप दौड़ सड़कों और गलियों से भरी हुई थी। सड़कों पर मेजों और कुर्सियों की कतारें लगी हुई थीं। सभी लोग खा रहे थे, पी रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। यह बहुत जीवंत था। रेगिस्तान की रानी ने भी अपना अहंकार त्याग दिया और सभी के साथ बराबरी पर बैठ गई तथा दूर से ही अपने दोस्तों का स्वागत किया। अर्जुन को इतना खुश हुए बहुत समय हो गया था। उसने कई दावतों में भी शिरकत की थी। कुछ दावतें तो इससे 10 गुना और 100 गुना ज्यादा भी थीं, लेकिन उसके लिए यह सबसे सुकून भरा पल था। वहां कोई षड्यंत्र नहीं था। लोगों के बीच कोई षड्यंत्र नहीं था, केवल ईमानदार उत्साह और दयालु मुस्कुराहट थी। अध्याय 658। भोज के दौरान अर्जुन ने रानी के राज्य के बारे में पूछा और यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि रेगिस्तान की रानी दिव्य मार्शल क्षेत्र में वापस आ गई थी। रेगिस्तान की रानी मूल रूप से स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र की एक शीर्ष मार्शल कलाकार थीं। उन्हें शैतान सागर में बंद करके दबा दिया गया था और 1 लाख से भी ज्यादा वर्षों के बाद उनका क्षेत्र नष्ट हो गया था। जब वह बाहरी दुनिया में लौटती तो वह जल्दी से अपने साधना क्षेत्र में लौट सकती थी। उसका साधना क्षेत्र अपनी मूल स्थिति में लौट रहा था, इसलिए उसका साधना क्षेत्र एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कई 100 गुना तेज था। रेगिस्तान की रानी ने कहा, इस दर से मैं 2 साल से भी कम समय में स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में वापस लौट सकती हूं। अर्जुन ने अपना गिलास उठाया और कहा, मैं महामहिम के शीघ्र ही अपने शिखर पर लौटने की कामना करता हूं। मैं डेजर्ट स्नैक रेस के हमारे शाश्वत मित्रों की भी सुखद यात्रा की कामना करती हूं। डेजर्ट क्वीन ने भी अपना गिलास उठाया। इस समय पूरे परिवार ने एक साथ अपने शराब के गिलास उठाए, जिससे माहौल चरम पर पहुंच गया। भोज के बाद रेगिस्तान की रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन की ओर हाथ हिलाया। अर्जुन, मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, जियोई ने चतुराई से उसका पीछा करना बंद कर दिया और रानी और अर्जुन को समय दिया। रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। दिन में आग जितनी गर्मी और रात में सर्दी जितनी ठंड होती है। वे दोनों रात में मौत के सागर में चल रहे थे। रेगिस्तान की रानी ने पूछा, क्या इस बार तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? अर्जुन ने अजीब तरीके से कहा, महाराज, क्या मेरा आपसे मिलने आना कोई गलत बात नहीं है? रेगिस्तान की रानी मुस्कुराई और बोली, मैं स्वाभाविक रूप से आपका स्वागत करती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो निष्क्रिय रहना पसंद करते हैं।
मैंने पहले ही आपको अपने जैसा मान लिया है, इसलिए यदि आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसकी दो मांगों में से एक दूसरी से ज्यादा बड़ी थी। उसे बोलना नहीं आ रहा था। क्या तुम ये नहीं कह सकते? रेगिस्तान की रानी अर्जुन की ओर मुड़ी और बोली, क्या यह हो सकता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं? नहीं नहीं नहीं, अर्जुन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अगर मुझ में हिम्मत भी होती तो भी मैं ऐसा अपमानजनक विचार मन में लाने की हिम्मत नहीं कर पाता। दरअसल इस समय मुझे दो काम करने हैं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो रानी अप्रसन्न हो जाएंगी। तुरंत अर्जुन ने उसे अपना कारण बताया। रेगिस्तान की रानी ध्यान से सुन रही थी। वह हमेशा से बहुत शांत रही थी, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के। अर्जुन के बोलने के बाद उसने कहा, आप जानते हैं कि उस समय मुझे कैसे कैद किया गया था? यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि मैंने मनुष्यों पर भरोसा करने का फैसला किया था। इसलिए मैं 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में गई थी। अर्जुन बहुत शर्मिंदा था। मुझे पता है, इसीलिए मेरे लिए बोलना मुश्किल है। रानी ने एक क्षण सोचा और कहा, 9 फर्मामेंट शाही कुल के 12वें राजकुमार को छोड़ दो। यह मामला कोई समस्या नहीं होगा। चूंकि तुम व्यक्तिगत रूप से इसकी गारंटी देते हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करूंगी। जहां तक 9 आकाशमंडल महाद्वीप की मेरी यात्रा का प्रश्न है, मुझे अभी इस पर सावधानी पूर्वक चर्चा करनी है। मैं आपको 2 दिन में उत्तर दूंगा। उससे पहले मैं 12वें राजकुमार से आपकी मुलाकात का प्रबंध करूंगा। धन्यवाद महाराज। अर्जुन बहुत खुश हुआ। रानी के शब्द कड़े नहीं थे, जिससे यह संकेत मिलता था कि चर्चा की अभी भी गुंजाइश है। उस रात वह रानी के साथ राक्षस शाही महल की ओर दौड़ा। राक्षस रक्षकों के नेतृत्व में वह 12 राजकुमारों से मिलने भूमिगत कारागार में गया। राक्षस जाति का भूमिगत कारागार वास्तव में एक भूमिगत महल जैसा था। उसके नीचे कई मंजिलें थीं और वह जटिल और भव्य था। यहां कैद किए गए अधिकांश लोग राक्षस जाति के अपराधी थे, साथ ही कुछ संख्या में मनुष्य भी थे। यहां कैद सभी लोग असाधारण व्यक्ति थे। वे या तो उच्च पद के थे या असाधारण रूप से उच्च संस्कार वाले। इन लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने राक्षस जाति को अपमानित किया था। जब मानव कैदियों ने देखा कि अर्जुन, एक मानव, वास्तव में राक्षस जाति के नेतृत्व में कालकोठरी में भ्रमण करने आया था, तो उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। राक्षस जाति के नेतृत्व में अर्जुन 30 से ज्यादा मंजिलें नीचे उतरकर जमीन की गहराई तक पहुंच गया। तभी उसे एक विशाल एकांत कारावास में बिखरे बालों और उदास चेहरे वाले एक आदमी की नजर पड़ी। वह आदमी पुआल के गद्दी पर बैठा रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। उसका पूरा शरीर कोड़ों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत तकलीफ हुई हो। युवा गुरु, यही वह स्थान है, दोनों ओर के राक्षस रक्षकों ने कहा और आदरपूर्वक चले गए। हम बाहर आपका इंतजार करेंगे। 12वें राजकुमार ने फिर भी अपना सिर नहीं उठाया, बल्कि दोनों हाथों से अपना चेहरा ढोंक लिया और रोने लगा। तुम मुझे फिर से मारोगे, तुम मुझे फिर से मजबूर करोगे। मैं यह बात अनगिनत बार कह चुका हूं। मुझे सचमुच नहीं पता कि बड़े भाई की योजना क्या है। मैं तो बस राक्षसी जानवरों के महाद्वीप में खेलने आया हूं। मुझ पर विश्वास करने से पहले आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? 12वां राजकुमार उदास और दयनीय स्वर में रोया। जाहिर था उसकी आत्मा टूटने के कगार पर थी। अर्जुन पिंजरे के बाहर खड़ा होकर चुपचाप उसे देखता रहा। उसने मन ही मन सोचा, 9 फिर्मामेंट शाही कुल का पहला राजकुमार वाकई बहुत निर्दयी है। उसने कभी जिक्र ही नहीं किया कि उसका अपना छोटा भाई भी यहां कैद है। मुझे डर है कि अगर मेरे छोटे भाई को राक्षस जाति ने पकड़ लिया तो मुझे सारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसे बचाने आना पड़ेगा। हालांकि प्रथम राजकुमार अपने छोटे भाई की सुरक्षा के बारे में नहीं, बल्कि 10 साल के खनन अनुबंध के बारे में सोच रहे थे। प्रथम राजकुमार निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट सम्राट होगा, लेकिन
वह निश्चित रूप से एक योग्य मित्र या रिश्तेदार नहीं होगा। 12वें राजकुमार, मैं आपसे मिलने आया हूं, अर्जुन ने कहा। राजकुमार ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, तुम अकेले हो? क्या तुम मुझे फांसी देने जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, महाराज, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक इंसान हूं, कोई राक्षस नहीं। हा 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 हा। राजकुमार उदास होकर मुस्कुराया। मरने से पहले भी क्या तुम एक बार मेरे साथ खेलोगे? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सच में नहीं पता कि बड़े भाई की योजना क्या है। भले ही आप इंसान होने का नाटक करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और युआन क्यूई का एक गोला उसकी हथेली में हिल रहा था। राजकुमार ने जब यह नजारा देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह पागलों की तरह दौड़ा और रेलिंग की दरारों में हाथ डालकर खुजलाने लगा। तुम सचमुच इंसान हो? जल्दी जल्दी मुझे बचा लो, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। अर्जुन आधा कदम पीछे हट गया और बोला, महाराज, कृपया शांत हो जाइए। राजकुमार बहुत देर तक चिल्लाता रहा, फिर धीरे धीरे शांत हुआ। शायद उसे अपने ऊंचे पद का ख्याल आया और वह शर्मिंदा हो गया। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, यह जगह राक्षस राजमहल के नीचे है। तुम इंसान बनकर कैसे अंदर आ गए? यह तो बिल्कुल अकल्पनीय है। आपकी तो बात ही छोड़िए, मेरे सबसे बड़े भाई में भी दानवों के शाही महल के पास आधा कदम भी चलने की योग्यता नहीं है। आपने यह कैसे किया? अर्जुन ने एक पल सोचा। उसका दिल किसी को बचा सकता था, लेकिन उसे व्यर्थ नहीं बचाया जा सकता था। उसने आंखें घुमाईं और इस बारे में सोचा। वास्तव में मैं हाउतियन साम्राज्य से हूं, अर्जुन ने कहा। राजकुमार दंग रह गया और उत्सुकता से पूछा, तुम मेरे बड़े भाई के आदमियों में से नहीं हो? फिर तुम मुझे बचाने क्यों आए? अर्जुन ने कहा, हमारे कुलीन हाउतियान शाही कबीले ने लंबे समय से सुना है कि 12वें राजकुमार में उत्कृष्ट साहित्यिक प्रतिभा और अद्वितीय व्यक्तित्व है, इसलिए वे 12वें राजकुमार की बहुत प्रशंसा करते हैं। आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। इस बार हमारे हाउतियन शाही कबीले ने आपको बचाने के लिए वास्तव में बहुत प्रयास और अनगिनत लागतें खर्च की हैं। 12वें राजकुमार वास्तव में खुश थे और उन्होंने कहा, स्वाभाविक रूप से मैं जितहर, वेकी, सुलेख और चित्रकला में कुशल हूं और मेरी मार्शल आर्ट उपलब्धियां दुनिया में और भी अधिक अद्वितीय हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, चूंकि तुम दानव शाही महल में आ पाए हो, मुझे लगता है कि तुमने बहुत सारा पैसा लगाया होगा। मैं इस दोस्ती को अपने दिल में याद रखूंगा। जाहिर है, राक्षस जाति बिना बड़ी कीमत चुकाए किसी मनुष्य को क्यों भेजेगी? अध्याय 649। लेकिन 12वें राजकुमार ने एक पल सोचा और कहा, मुझे पता है कि मेरा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, लेकिन फिर भी आपका हाउतियन शाही कबीला मुझे बचाने के लायक नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मेरा हाउतियन शाही कबीला आप जैसी प्रतिभाओं की बहुत प्रशंसा करता है। मैं चाहता हूं कि आप हाउतियन साम्राज्य में जाएं। वहां कई राजकुमारियां हैं जो गुप्त रूप से आपसे सहमत हैं। हूं? हाँ, ठीक है, यह बात तो सही है। 12वां राजकुमार बहुत खुश हुआ। कहावत है, जब कोई खुशी का मौका मिलता है तो इंसान की आत्मा तरोताजा हो जाती है। इतनी यातनाएं सहने के बाद उसे अचानक एहसास होता है कि कोई उसे बचाने आ रहा है। यह अग्नि स्नान के बाद की ताजगी से कम नहीं है। उसकी मनोदशा तुरंत क्षितिज से परे हो जाती है। लेकिन क्या यह कोई उपद्रव नहीं बन रहा है? 12वां राजकुमार कुछ देर के लिए खुश हुआ और फिर भौहें चढ़ा लीं। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल नहीं। हमारा हाउतियान साम्राज्य ज्यूक्सियाओ साम्राज्य के साथ गठबंधन करना चाहता है। हमारा हाउतियान साम्राज्य आपको एक राजकुमारी का घर देने को तैयार है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आप केवल एक राजकुमारी से शादी करने और पूरे साल एक दूत के रूप में हाउतियन शाही महल में रहने के बराबर है। बेशक यह शादी हाउतियन साम्राज्य में सबसे अच्छी तरह से आयोजित की जाती है। तो फिर क्यों? 12वें राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा।
अर्जुन मुस्कुराई और बोली, क्योंकि कई राजकुमारियां हैं जो आपको पसंद करती हैं, इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से एक को चुनना होगा, है ना? 12वें राजकुमार ने हंसते हुए कहा। यह देखकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, 9वीं राजकुमारी, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत मेहनत की है। इस बार तुम्हें 9 आकाशों से दूर किसी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। 9 फर्मामेंट शाही कबीले के राजकुमार ने हाउतियन साम्राज्य में विवाह किया था। क्या यह सुंदर नहीं है? मूल रूप से हाउतियन साम्राज्य ने एक राजकुमारी को बंधक के रूप में 9 स्वर्गों में भेजा था। अब जब स्थिति बेहतर हो गई है, तो 9 स्वर्गों के साम्राज्य ने एक राजकुमार को 9 स्वर्गों में भेजा है। हाउतियन साम्राज्य का छठा राजकुमार निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। वैसे भी 12वें राजकुमार का दिमाग ज्यादा तेज नहीं था। उसे बेवकूफ बनाना ठीक था। अगर वह होशियार था, तो इतना मूर्ख कैसे हो सकता था कि राक्षसी जानवरों के महाद्वीप में आकर मुसीबत खड़ी करे और दूसरों के हाथों कैद हो जाए? मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। 12वें राजकुमार ने जोर से सिर हिलाया और दांत पीसते हुए खुद से फुसफुसाया, बड़े भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आखिरकार हाउतियन शाही वंश ने ही मुझे खून देकर बचाया। अगर मैं हाउतियन शाही कबीले में चला गया, तो मेरे साथ निश्चित रूप से 9 फिर्मामेंट्स की तुलना में बहुत बेहतर व्यवहार होगा। हाउतियन मुझे पहले से ही एक परिवार मानते हैं। अर्जुन यह बात साफ सुन सकता था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया। वह बस मन ही मन मुस्कुराया। अच्छा, तुम्हारे और राक्षसों के बीच बातचीत कैसी चल रही है? क्या वे मुझे जाने देंगे? 12वें राजकुमार ने वह सवाल पूछा जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। अर्जुन ने गहरी भौहें चढ़ाईं और कहा, बातचीत की स्थिति आशावादी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वे शायद किसी को भी जाने नहीं देंगे। भाई, 12वां राजकुमार अचानक रेलिंग पर लेट गया। उसका मन स्वर्ग से पाताल तक गिर गया। वह फूट फूट कर रोया और बोला, आज से तुम मेरे अच्छे भाई हो। तुम्हें अपने भाई को यहां नहीं छोड़ना चाहिए। यह लोगों के रहने की जगह नहीं है। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया और दांत पीसते हुए कहा, महाराज, कृपया निश्चिंत रहें। अगर मुझे यह सिर नहीं भी चाहिए, तो भी मैं आपको बचाने का कोई रास्ता जरूर सोचूंगा। 12वां राजकुमार इतना भावुक हो गया कि लगभग गिर पड़ा। उसे इस दुनिया में इतना अच्छा इंसान कैसे मिल सकता है? अच्छा भाई, जब तक तुम मुझे बचा सकते हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अगर तुम मेरी राजकुमार वाली पहचान भी चाहो, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें अपने भाई को यहां नहीं छोड़ना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। भाई, आराम करो और मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो। 12वां राजकुमार इतना भावुक हो गया कि उसके चेहरे पर आंसू और नाक बहने लगी। उसने जल्दी से कहा, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। अर्जुन ने पलटकर कहा, जियांगरू। बस उसे 2 दिन और इंतजार करने दीजिए और उसे यह एहसास करा दीजिए कि उसे बचाना आसान नहीं था। दानव शाही महल। अर्जुन और अन्य अधीर अधीर थे, लेकिन रानी से आग्रह करना अच्छा नहीं था। यह देखकर कि 10 दिन के समझौते से पहले केवल 2 दिन शेष थे, अर्जुन और भी चिंतित हो गया। यदि महारानी ने निर्णय नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। 9वें दिन रानी ने अंततः अर्जुन को बुलाया। जब अर्जुन मुख्य हॉल में पहुंचा, तो उसने पाया कि मुख्य हॉल पहले से ही राक्षसों से भरा हुआ था। लिटिल ई के अलावा, जो हमेशा रानी की रक्षा करता रहा था, दोनों तरफ लगभग 100 शक्तिशाली राक्षस सेनापति खड़े थे। नमस्कार महाराज। अर्जुन एक घुटने पर बैठ गया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रेगिस्तान की रानी ने हाथ हिलाकर कहा, अर्जुन उठो, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। अर्जुन का दिल अचानक ठंडा पड़ गया। फिर उसने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, महाराज, आपका असहमत होना वाजिब है। मेरी मांग बहुत ज्यादा है। रेगिस्तान की रानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं सहमत नहीं हूं।
वास्तव में हमारी चर्चा के बाद मैं आपके साथ 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप तक जाने के लिए बहुत इच्छुक हूं। एक ओर यह आपको शर्त जीतने में मदद करने के लिए है, दूसरी ओर हमें लगता है कि यह हमारे राक्षसी जानवर महाद्वीप की ताकत दिखाने का समय है। यह सही है। एक महान सेनापति आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, हम हजारों सैनिकों को 9 स्वर्गों तक ले जाएंगे। उन्हें बता दें कि हमारे राक्षसी पशु महाद्वीप का भी अपना साम्राज्य है। हमें धमकाना इतना आसान नहीं है। हम महारानी को उनकी गलतियां दोहराने नहीं देंगे, इसलिए इस बार हमारे सभी जनरल महारानी का अनुसरण करेंगे। रेगिस्तान की रानी ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा मैं खनन के बारे में 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के प्रथम राजकुमार से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहती हूं। हमारी राक्षस जाति को भी खनिजों की जरूरत है, लेकिन हम खोज और खनन में मनुष्यों जितने कुशल नहीं हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं प्रथम राजकुमार के साथ मिलकर खनन करने के लिए एक समझौते पर पहुंच जाऊंगा। हालांकि हमें मेरे द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में ही खनन करना होगा। अर्जुन बहुत खुश हुआ। यह अच्छी बात है। फिर महाराज ने माफी क्यों मांगी? रेगिस्तान की रानी ने आह भरी और कहा, हम निश्चित रूप से 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप जा रहे हैं, लेकिन यह स्थान 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप से बहुत दूर है। हम आपकी शर्त की समय सीमा से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। यह सुनकर अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हाँ, उनका जाना अच्छा था, लेकिन तय समय सीमा से पहले सिर्फ एक दिन बचा था। उसे डर था कि वह यह शर्त अवश्य हार जाएगा। वह टेलीपोर्टेशन एरे जो उसने वाम्पुआ कबीले में छोड़ा था, बहुत छोटा था। उसमें एक बार में 3 या 5 लोग ही रह सकते थे और वह उसे मरते दम तक झेल सकता था। वहां राक्षसी जानवरों की सेना भेजना भी उसके लिए बिल्कुल संभव नहीं था। यदि वह रानी को पहले लाना चाहता और राक्षसी पशु सेना को बाद में आने देना चाहता, तो ये सेनापति निश्चित रूप से सहमत नहीं होते। ठीक है, अर्जुन को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, महाराज, क्या आपके पास 5 शून्य जानवर नहीं है? मैं शून्य जानवर का उपयोग करके सीधे 9 फ्रेमेंट्स महाद्वीप की ओर क्यों नहीं जा सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि शून्य जानवर की टेलीपोर्टेशन दूरी सीमित है? सैद्धांतिक रूप से कहें तो शून्य जानवर इस दुनिया में अंतरिक्ष के किसी भी बिंदु तक पहुंच सकते हैं, रेगिस्तान की रानी ने कहा। हालांकि समस्या यह थी कि शून्य जानवर की अंतरिक्ष की अपनी समझ सीमित थी। यह स्थान 9 स्वर्गों से बहुत दूर था। शून्य जानवर इतनी लंबी दूरी का एहसास नहीं कर पा रहा था। एक बार जब वह अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हो जाता, तो यह एक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन बन जाता। यह ज्ञात था कि वह कहां प्रकट होगा। इसलिए जब तक कि मार्गदर्शक के रूप में कोई प्रकाश स्तंभ न हो, शून्य जानवर स्थानिक नोड्स को सटीक रूप से समझने में सक्षम होगा। अध्याय 660। आपका मतलब लाइट हाउस है? अर्जुन ने पूछा। रेगिस्तान की रानी ने कहा, जब मैं प्रकाश स्तंभ कहती हूं तो मेरा मतलब कुछ स्थानिक नोड्स जैसे टेलीपोर्टेशन एरे पर स्थानिक उतार चढ़ाव से है। एक टेलीपोर्टेशन एरे? मेरे पास एक है। अर्जुन बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे पास 9 फर्मेंट महाद्वीप में एक टेलीपोर्टेशन एरे है। अगर मैं यहां एक और टेलीपोर्टेशन एरे बनाऊं तो दोनों टेलीपोर्टेशन एरे एक साथ यात्रा कर पाएंगे। बात बस इतनी है कि मेरा टेलीपोर्टेशन एरे बहुत छोटा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह काम करेगा? रेगिस्तान की रानी हंसी, इसका आकार से कोई लेना देना नहीं है जब तक 2 टेलीपोर्टेशन संरचनाओं के बीच एक स्थानिक संबंध है। शून्य जानवर इस स्थानिक रेखा का अनुसरण कर सकता है और सीधे 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में प्रवेश कर सकता है। तुम टेलीपोर्टेशन संरचनाएं बना सकते हो? एक दानव जनरल को स्पष्ट रूप से अर्जुन पर विश्वास नहीं था और उसने कहा, तुम्हारी छोटी उम्र को देखते हुए तुम इस तरह की क्षमता में कैसे निपुण हो सकते हो? इस व्यक्ति के स्वर से स्पष्ट रूप से अर्जुन को कम आंका जा रहा था, लेकिन इस समय अर्जुन उसके खिलाफ जाने के मूड में नहीं था। उसने कहा, मैं महल छोड़कर किसी जंगल में जाकर टेलीपोर्टेशन व्यू रचना स्थापित करूंगा। महाराज,
कृपया निश्चिंत रहें। जब तक यह यात्रा सुचारू रूप से पूरी हो जाती है, मैं निश्चित रूप से 2 टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को नष्ट कर दूंगा और मॉन्स्टर इंपीरियल पैलेस को कोई खतरा नहीं पहुंचाऊंगा। रेगिस्तान की रानी ने सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत विचारशील हो, तो आगे बढ़ो और यह करो। मैं किसी को शून्य जानवर लाने का आदेश दूंगी। इसके अलावा बेहतर होगा कि आप पहले ही वापस जाएं और इस मामले को नौ फर्मामेंट इंपीरियल कबीले के प्रथम राजकुमार को समझा दें, ताकि अनावश्यक संघर्ष से बचा जा सके। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और तुरंत जंगल में उड़ गया। बेशक उसे पहले राजकुमार को यह बात समझानी ही थी, वरना राक्षस सेना का अचानक आगमन शायद संघर्ष नहीं बल्कि युद्ध का कारण बन जाता। अर्जुन द्वारा टेलीपोर्टेशन व्यवस्था स्थापित करने के बाद रेगिस्तान की रानी सैकड़ों हजारों सैनिकों के साथ पहले ही आ चुकी थी। 5 नीले शून्य जंतु आकाश में तैर रहे थे। 2 युवा शून्य जंतु 5000 मीटर लंबे थे और 3 वयस्क शून्य जंतु 1000 मीटर लंबे थे। यह कहा जा सकता था कि उन्होंने आकाश को ढौंक लिया था और आकाश का प्रकाश नहीं देख पा रहे थे। राक्षस सेना के विशाल दृश्य को देखकर अर्जुन बेहद हैरान हो गया। 12वें राजकुमार को भी चौकस रानी द्वारा लाया गया। हालांकि उसके सामने जो दृश्य था, उसने 12वें राजकुमार को इतना स्तब्ध कर दिया कि वह इस दृश्य को जीवन भर नहीं भूल पाएगा। वह कैसा दृश्य था? 5 शून्य जानवर तैर रहे थे, पूरे आकाश को ढक रहे थे। लाखों राक्षसों की सेनाएं हमला करने के लिए तैयार थीं। उनकी हत्या करने की मंशा बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन ने अपनी छाती उठाई और अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना राक्षस सेना का सामना किया। यह धार्मिक दृश्य, यह व्यक्ति जो सैकड़ों हजारों राक्षस सेना के दुखद दृश्य का सामना कर रहा था, 12वें राजकुमार के दिल में बहुत गहरा हो गया। यार, यह तो आदमी है। 12वां राजकुमार अतुलनीय रूप से उत्साहित था। जाहिर है, राजकुमार इस दृश्य का असली मतलब समझने में चूक गया था। उसने बस यही सोचा था कि जियांगरू ही उसे बचाने आया है और उसे राक्षस जाति की ताकत का जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसने अकेले ही पूरे राक्षस पशु महाद्वीप से युद्ध किया था। 12वां राजकुमार इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अर्जुन के प्रति उसकी प्रशंसा और कृतज्ञता को शब्दों में बयां करना असंभव था। वह सचमुच अकेला आया था। वह मुझे बचाने के लिए राक्षसी पशु महाद्वीप में घुस आया था। उस पल राजकुमार का दिल गर्व और महत्वाकांक्षा से भर गया। उसका खून खौल उठा। उसने मन ही मन सोचा, भाई जियांगरू मुझे बचाने के लिए आग और पानी दोनों से गुजरने को तैयार है। भविष्य में भाई जियांगरू की खातिर मैं भी कृपाण पर्वत पर जाकर बर्तन में तेल डाल सकता हूं। मैं भी एक मर्द हूं। मैं भाई जियांगरू जैसा ताकतवर आदमी बनना चाहता हूं। जियांगरू, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। अब तुम अपने आदमियों के साथ जा सकती हो। रेगिस्तान की रानी ने अर्जुन को देखा। अर्जुन मन ही मन कृतज्ञ था। उसने हाथ हिलाकर कहा, महाराज, कृपया मेरे पीछे आइए। अभी तो राजकुमार का खून खौल रहा था, पर अब वह फिर से डर गया। उसने गौर से रानी की तरफ देखा। रेगिस्तान की रानी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर झांगरू अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा न करता तो तुम्हारा फैसला अटूट होता। अब तुम आजाद हो। मुझे राक्षसी जानवर महाद्वीप पर अपनी आकृति फिर से मत दिखाना। जब 12वें राजकुमार ने यह सुना तो वह तुरंत अर्जुन की ओर दौड़ा। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। वह अपना संयम खो बैठा, जबकि अर्जुन अपनी चाल पर कायम रहा। उसने मुट्ठियां भींच लीं और रेगिस्तान की रानी से कहा, महाराज, मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। कल दोपहर तक सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। उस समय मैं सड़क के उस पार आपका इंतजार करूंगा। इसके साथ ही अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से 12वें राजकुमार को पकड़ लिया और उसके दिमाग में शून्य पत्थर को सक्रिय कर दिया। एक क्षण में वे दोनों प्रकाश की किरण में बदल गए और गायब हो गए। रेगिस्तान की रानी ने कहा, तैयार हो जाओ। कल दोपहर को 9 फिर्मामेंट्स
महाद्वीप पर बातचीत करने के लिए जाओ। 9 आकाशमंडल। अर्जुन और 12वें राजकुमार की छायाएं वहाम्पुआ अभिजात वर्ग कबीले की जागीर से प्रकट हुईं। प्रथम राजकुमार ने फिर से सूरज देखा। वह नीले आकाश को एकटक देखता रहा और अपने शहर की जानी पहचानी खुशबू को महसूस कर रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उस जमीन को चूम लिया जिससे वह बेहद प्यार करता था। मैं आजाद हूं, मैं वापस आ गया हूं। 12वें राजकुमार ने अपने हाथ ऊपर उठाए और गुस्से से आकाश की ओर दहाड़ा। अर्जुन ने इस व्यक्ति के असंगत प्रदर्शन को देखा और उसका दिल हंसी और व्यंग्य दोनों से भर गया। यह कैसा आदमी चिल्ला रहा है? वहाम्पुआ अभिजात वर्ग कबीले के गार्डों का एक समूह दौड़कर आया। 12वें राजकुमार ने एक क्षण आकाश की ओर दहाड़ा और अगले ही क्षण भयभीत पक्षी की तरह अर्जुन के पीछे छिप गया। ओह, यह यंग मास्टर जियांग है। पहरेदार अर्जुन को जानते थे, इसलिए उन्होंने मुट्ठियां भींच लीं और कहा, तुम वापस आ गए। अर्जुन ने कहा, मिस रुयान कहाँ है? मैं उसे एक बड़ा उपहार देना चाहता हूं। क्या? राक्षसी पशु महाद्वीप के खनिज भंडारों के खनन में सहयोग? वंपुआ रुयान चौंक कर खड़ा हो गया। क्या तुमने जो कहा वह सच है? राक्षसी जानवर महाद्वीप के खनिज संसाधन हमारे लिए 10,000 वर्षों तक विकास करने के लिए पर्याप्त है। क्या हम वास्तव में भाग ले सकते हैं? खनन कोई मजाक नहीं था। यहां तक कि वहाम्पुआ कबीले को भी इस धंधे पर ध्यान देना पड़ता था। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, राक्षस जाति 9 फर्मामेंट्स शाही कबीले के साथ सहयोग करना चाहती है, लेकिन राक्षस जाति हमेशा 9 फर्मामेंट्स शाही कबीले की सेना से डरती रही है। इसलिए सैनिकों के लिए ऐसा करना अनुचित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका वहाम्पुआ कबीला 9 फर्मामेंट्स शाही कबीले के साथ सहयोग करे और आपको खदान खोलने दे। फिर लाभ 9 फर्मामेंट्स शाही कबीले और राक्षसी जानवर महाद्वीप के साथ समान रूप से साझा किए जाएंगे। यह अच्छी बात है। वंपुआ रुयान ने खुशी से अर्जुन को गले लगाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार चुम्बन दिया। तभी एक लाल बादल तेजी से उसके चेहरे पर उड़ गया और उसने जल्दी से अर्जुन को छोड़ दिया। बगल में शाखा के प्रबंधक बूढ़े आदमी ने उसे अनदेखा करने का नाटक किया और अर्जुन की ओर मुट्ठियां भींच लीं। युवा गुरु जियांगरू इस तरह की अच्छी चीज हमारे वहाम्पुआ कबीले को सौंपने को तैयार है। इससे हमें वाकई मदद मिली। मेरा वहाम्पुआ अभिजात कबीला हमेशा से राक्षसी पशु महाद्वीप को छूना चाहता था, लेकिन बात बस इतनी है कि हमारे पास कोई उपयुक्त अवसर नहीं है। आखिरकार 9 फिर्मामेंट शाही कबीला को भी वहां भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार आपने हमारे लिए जो अवसर पैदा किया है वह उन 2 जहाजों पर मौजूद हथियारों से 10 लाख गुना अधिक मूल्यवान है। हाँ, उन दोनों जहाजों के हथियार वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। वंपुआ रुयान ने खुश होकर कहा, इस बार तुमने मुझे एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने में मदद की। कबीले के बुजुर्ग जरूर मेरे साथ अलग व्यवहार करेंगे। जियांगरू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, आप हमेशा मेरी मदद करते रहे हैं और आज मुझे अंततः आपकी मदद करने का मौका मिला है।